Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 7th history, we will be reading and learning about the last part and the last chapter of class 7th history, 18th century political formations. 18th century में जितने भी political formations हुए उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे. हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कैसे हैदराबाद, अवध और ऐसी स्टेट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, क्या स्टेटस था उस टाइम पे मुगल्स का. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा. आज पार्ट 2 पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी रीजन एंड टेरिटरी थी जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को सीज किया था. ठीक है, द सिख, द जाट्स, द मराठास. ठीक है, we will be reading about that. ये लास्ट सेगमेंट है हमारे क्लास 7 की हिस्ट्री का. ऑल राइट, एंड नाउ इन दिस पार्ट बच्चा वी विल बी रीडिंग अबाउट एंड लर्निंग अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स. फर्स्ट विल बी सीजिंग इंडिपेंडेंस. कुछ ऐसे कम्युनल ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे रीजनल पार्ट्स होंगे इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे अपनी, जैसे कि होंगे सिख, मराठास और जाट्स. वी विल बी लर्निंग अबाउट देम. Then we will read a story of elsewhere as we do in every chapter, followed by some keywords, and then we will recall the chapter with the help of some exercises. Okay? So without a delay, let's get started. So starting this part with seizing independence. देखो, last part में हमने क्या पढ़ा था? That there were few provinces जो अपने आप में मुगल province थी by nature. Okay? मुगल province. Few provinces were there which were completely controlled by Mughals. They were Mughal provinces by nature. But वहाँ के जो गवर्नर्स थे या वहाँ के जो चीफ्स थे, they kind of betrayed, या आप कह सकते हो they wanted their own state. इसलिए उन्होंने अपनी ही स्टेट पे जहाँ वो गवर्न कर रहे थे अंडर द नेम ऑफ मुगल्स, उन्होंने उस पर ही इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, so declaring independence is different from seizing the independence. How? Seize independence में आप एक forcible action के साथ लड़ाई करते हो. ठीक है, एक forcible action होता है, आपको बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ती है. ठीक है, बहुत सारी ऐसे डिसिसिवनेस होगी. ठीक है, डिसिसिवनेस मतलब आप लड़ाई कर रहे होगे, स्नैच कर रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे अपनी स्टेट को वापस लेने की, तब इंडिपेंडेंस सीज की जा रही है. बट अगर डिक्लेयर की जा रही है, इसका सिर्फ ये मतलब है जैसे कि हैदराबाद में हुआ था. ठीक है, कि आज से हैदराबाद इंडिपेंडेंट है, आज से अपने डिसीजंस हम खुद लेंगे. हम मुगल प्रोविंस थे बट आज से हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें मुगल के एम्परर के साथ. दे जस्ट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. बट यहाँ पर एक फोर्सेबल एक्शन लिया जा रहा है. यहाँ पर कोई कुछ पावर्स हैं जो मुगल्स के साथ लड़ाई करेंगी और फिर अपनी इंडिपेंडेंस को सीज करेंगी, उनसे स्नैच करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस को. दैट इज व्हाई दीज टू आर वेरी डिफरेंट टॉपिक्स. दैट मीन्स सीजिंग योर इंडिपेंडेंस एंड डिक्लेयरिंग योर इंडिपेंडेंस. हैदराबाद अवध ने जो किया वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था. देयर वाज नो फोर्सेबल एक्शन डन बाय देम. बट यहाँ पर हम जिन पावर्स की बात करने जा रहे हैं, सिख, जाट एंड मराठास, हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो एक फोर्सेबल एक्शन लेंगे अगेंस्ट द मुगल्स और तब जाके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहला पाएंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद सिख, हु वर द फर्स्ट, और यू कैन से साइमल्टेनियसली बहुत सारी ऐसी पावर्स, सिख, मराठा, साइमल्टेनियसली ये लड़ाइयां चल रही थी. ठीक है, इधर सिख भी लड़ रहे थे मुगल से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, मराठास भी लड़ रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिख के बारे में जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को सीज किया. ठीक है, सो द सिख, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, helped in a regional state building in the Punjab. चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था, भूल गए हो, कोई बात नहीं, आई विल रिवाइंड दैट. देखो ये है चैप्टर 8 की वो स्लाइड जहां हमने बताया था दैट द कम्युनिटी ऑफ सिख established and organized themselves into a Khalsa Panth, and then this Khalsa Panth became a political entity. और यही political entity बाद में पंजाब एज अ political state का क्रिएशन करेगा. ठीक है, तो वापस आते हैं इस पे. दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो हमने अभी पढ़ा चैप्टर 8 में, जब खालसा स्टैब्लिश होता है 1699 बाय गुरु गोबिंद सिंह. इट हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब. देखो आपको कभी भी स्टेट बनानी है ना बच्चा, इफ यू रियली वांट टू गवर्न एन एरिया, इफ यू रियली वांट टू कीप एन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रीजन, you always
एंड ऑलवेज नीड एन आर्मी। आपको सिक्योरिटी, आर्मी, किसी भी तरीके की ऐसी अथॉरिटी चाहिए ही होगी, बिकॉज देयर विल बी सम अदर पावर who can be threat to you, who can come against you and fight you. That is why you always need an army if you want to build a state or govern a state or put an administration in a region. So this religious entity turning into a political community helped the region of Punjab in the state building. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and the Mughal rulers, both before and after the institution of Khalsa in 1699. 1699 में जब उन्होंने खालसा बनाया, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और खालसा बनने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, ठीक। और शायद खालसा उन्होंने बनाया इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लड़ाइयां यहाँ रुकेंगी नहीं. When he was fighting against the Rajputs and the Mughals before the institution of Khalsa, he knew that this fight, these battles are not going to stop. They are not going to get stopped over here at this point. We will have to keep fighting to protect our region, to protect our people, to protect our community. And that is why he led the institution of Khalsa. Okay? After his death in 1708, औरंगजेब की डेथ के आसपास ये भी, he also passed away. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership. Please mark it. सिखिज्म में केवल 10 गुरुज हैं and the last guru was Guru Gobind Singh, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने फाइनली ये बोल दिया था कि अब हमारे बाद, मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा. जो हमने ग्रंथ लिखा है, हमारे जितने गुरुओं ने मिलके अपने थॉट्स को एक जगह पुट करके वो अक्यूमुलेशन में जो एक ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ आज से हमारा गुरु होगा. ठीक है. तो गुरु गोविंद सिंह के बाद देयर वाज नो गुरु इन सिखिज्म. गुरु, वो जो ग्रंथ है, वो जो उनकी होली बुक है, उसे ही गुरु माना गया. एंड ये जो बंदा बहादुर है, ये आर्मी के चीफ हैं. ठीक है, ये लीडर हैं. तो इन्हें आप गुरु मत मानिएगा. ही इज नॉट, मतलब टर्मिनोलॉजी में आप कभी गलत नहीं होने चाहिए. Was Banda Bahadur one of the gurus of Sikhism? No. He was leader to lead the fight and the battle with Sikh against the Mughals. ठीक है. After his death in 1708, that means his मतलब Guru Gobind Singh. After Guru Gobind Singh's death in 1708, Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership. Declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. उन्होंने अपना sovereign rule declare कर दिया कि भैया हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें मुगल्स के अंडर नहीं रहना, ना हम रह रहे हैं उनके अंडर. और आपको अगर किसी के अंडर में नहीं रहना है, अपनी स्टेट बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपनी आर्मी लेके आनी पड़ती है. दूसरा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना पड़ता है, अपना रेवेन्यू लेके आना पड़ता है. दैट मीन्स आपको अपने कॉइन्स चलाने पड़ेंगे अपने रीजन में. कैसे बताओगे लोगों को कि आपके खुद के कॉइन्स चलते हैं आपके रीजन में? आप अपने गुरुज का या अपने लीडर्स की पिक्चर उस पर प्रिंट करोगे. ठीक है. तो कॉइन्स बनाए गए गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की फोटोज के साथ. एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज एंड द जमुना. सतलुज और जमुना नदी के बीच जितना भी रीजन आता है, उस पूरे रीजन को सिख रीजन डिक्लेयर करते हुए, पंजाब रीजन डिक्लेयर करते हुए अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है. बंदा बहादुर was captured in 1715 and he was executed just next year in 1716. 1715 में जब मुगल से लड़ाई हो रही थी, 1715 में उन्हें कैप्चर किया जाता है और 1716 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. एग्जीक्यूट मतलब मार दिया जाता है. he was killed. ठीक है. यहाँ पे मैंने जमुना नाम लिया. जमुना कौन सी नदी है भाई? यमुना है एक्चुअली. ये यमुना है क्योंकि पुराने जमाने में लोग यमुना का नाम जमुना के नाम से फेमस था. ऑल्सो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि लोग य नहीं बोल पाते थे, सो दे यूज्ड टू प्रोनाउंस य एज ज. सो यमुना को जमुना बोल देते थे. ये भी हो सकती है वन ऑफ द स्टोरीज. ठीक है. खैर, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. मैटर ऑफ कंसर्न इज व्हाट वाज द एरिया ऑफ पंजाब. एंड एरिया ऑफ पंजाब लेड बाय बंदा बहादुर, जहां उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया, वो था बिटवीन द टू रिवर्स ऑफ सतलुज एंड जमुना. ठीक है. तो यहां से एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जो राजपूत एंड मुगल्स के अगेंस्ट लड़ती है,
खालसा अपनी आर्मी, अपने वो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है और अपने ही कॉइन्स बनाती है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करती है और फिर एक स्टेट बिल्डिंग शुरू हो चुकी होती है। पंजाब अपने आप में एक स्टेट बन चुका होता है। यहाँ पे एंड इनफैक्ट कई बार मैंने एक वर्ड यूज किया है सॉवरन। सॉवरन इसका मतलब क्या है? सॉवरन का ये मतलब है that we can take our decisions on our own। एक आम भाषा में बता रही हूं मैं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, मैं आम भाषा में बता रही हूं आपको। सॉवरेन का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नो फॉरेन पावर कैन इंटरफेयर। कोई भी फॉरेन पावर हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हम सॉवरेन हैं। जैसे कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। अपने डिसीजंस इंडिया खुद लेती है। कोई हमारे डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई कंट्री आके हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, सजेशन सब लोग देंगे, एडवाइस सब लोग देंगे, कमेंट भी सब लोग पास करेंगे, बट डिसीजन इंडिया का खुद का होगा। ठीक है, इंडिया के लिए डिसीजन खुद इंडिया लेती है, कोई और नहीं। एग्जैक्टली यहां पर भी when they were seizing their independence, when the Sikh with the state of पंजाब, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट क्या है? पंजाब। उन्होंने अपनी स्टेट का नाम क्या रखा? पंजाब। उन्होंने बोला कि ये जो पंजाब रीजन है, ये जो हमारा टेरिटरी है जिसपे हम कंट्रोल करते हैं, जिसपे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हम सॉवरेन हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम रूल करते हैं और यहाँ के सारे डिसीजंस हम खुद लेंगे। नो फॉरेन पावर, बी इट राजपूत, बी इट मुगल्स, बी इट एनीवन ओवरसीज, कोई भी हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यह मतलब होता है सॉवरेन का। ठीक है, आगे क्या हुआ? अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी। अब देखो हम लोग 18th सेंचुरी पे आ गए। ठीक है, 17th सेंचुरी में खालसा बनता है और फिर बाद में 18th सेंचुरी में बंदा बहादुर लीड करते हैं। 1715 में उन्हें पकड़ लिया जाता है, 1716 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। Under a number of able leaders in 18th century, Sikh organized themselves into a number of bands called Jathas and later on Misl। अच्छा, अब एक खालसा अपने आप में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। ठीक है, बट आपको पता है जब एक मिलिट्री होती है तो आपको बहुत तरीके के लोग चाहिए होते हैं। कुछ कैवलरी होती है, ठीक है, कुछ इन्फेंट्री होती है, कुछ अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, राइट। तो सेगमेंटेड होनी पड़ती है मिलिट्री को थोड़ा सेगमेंट्स में बांटना पड़ता है। और जब ये सेगमेंटेशन हुआ तो सिख ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया बैंड्स में कि हम इस बैंड के हैं, आप इस बैंड के हो, आप इस बैंड के हो, और इस बैंड का नाम रखा गया जत्था। जत्था नंबर 1, जत्था नंबर 2, जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस जत्थे के नाम से जाना जाता था। इसी जत्था को बाद में मिस्ल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मिस्ल। मिस्ल, ठीक। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी दल खालसा। कोई एक है जो केवल गन्स चलाता है, कोई एक है एक बैंड, पूरा एक बैंड, कोई एक पूरा बैंड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्मी मैन हैं जो केवल गन चलाने का काम करते हैं। बहुत सारे आर्मी मैन हॉर्सेस पे लड़ाई करते हैं, बहुत सारे मैन तोप चलाना जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैन इन फाइट करना जानते हैं, हाथों से फाइट करना जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैन गुरिल्ला वॉरफेयर जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मिसल बनाए गए और इन सारी मिसल के कंबाइनेशन को, ठीक है, कॉम्बिनेशन को बोला, कंपाइलेशन, कॉम्बिनेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। इन सारे बैंड्स, जत्था या मिसल कह लेते हैं, इन सारे मिसल के कॉम्बिनेशन को बोला गया दल खालसा, ग्रैंड आर्मी। जैसे हमारे यहाँ नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स है, आर्मी है, और ये सब मिल मिला के बोलते हैं हम लोग इन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी को, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। वैसे ही सिख के इन सारे मिसल को मैं कंबाइन करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि ये मिसल और ये आर्मी एक है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे नंबर ऑफ मिसल
को कंबाइन करके नाम दिया गया दल खालसा। ठीक है, द एंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru या गुरमटास। ठीक है, हर दिवाली और बैसाखी पे अमृतसर में ये सारी मिसल मिलती थी और इनके जो भी लीडर्स होते थे वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे कि आगे कैसे लड़ना है, कैसे क्या काम करना है, क्या डिसीजंस लेनी है अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे स्टेट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई चेंजेस, कोई इंप्रूवमेंट्स करने हैं तो वो कैसे करने होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, और इन्हें कहा जाता था रेसोल्यूशंस ऑफ द गुरु। ठीक है, या कह सकते हो गुरमताज। गुरमताज या गुरुओं के रेसोल्यूशन को फाइनल करने के लिए ही लोग मिलते थे अमृतसर में हर दिवाली और बैसाखी पे। ठीक है, इसी रेसोल्यूशंस के साथ देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन्हीं रेसोल्यूशंस में एक सिस्टम की फाइनलाइजेशन हुई, हम एक सिस्टम ऑफ राखी इंट्रोड्यूस करते हैं। That means offering protection to the cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce। क्योंकि अब एक स्टेट बन चुकी थी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे थे ये लोग, और अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखना है, for that you need revenue, you always need revenue to run your state, to run your army, to run your administration। और इस रेवेन्यू के लिए इन्होंने प्लान निकाला कि काम करते हैं, जितने भी कल्टिवेटर्स हैं हमारे स्टेट के, उनसे कहते हैं केवल 20%, कोई 50% नहीं बाकी किंग्स की तरह, केवल 20% अपने प्रोड्यूस का आप हमें दे दीजिए। ठीक है, और ये आपका रेवेन्यू टैक्स हो सकता है, और उसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक, अगर आप इस स्टेट में रहते हैं, हमारे पंजाब की स्टेट में रहते हैं और आप एक कल्टिवेटर हैं, तो आप हमें 20% अपने प्रोड्यूस का दीजिए और उसके बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक, और इस रक्षा को नाम दिया गया राखी का। लोगों को ये नहीं बोला गया कि आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटिमेंट का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग कि आप टैक्स दीजिए। What words you use, it matters a lot. Your words matter a lot. When you say that you have to give me tax because I am your king, you're trying to be dominant, right? You're trying to impose your authority over people. But यहाँ पे they chose better words. They chose to say that you pay us a राखी and we will protect you. क्योंकि रक्षाबंधन का आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बदले में प्रोटेक्शन देता है। Exactly like that. Exactly in the same way, उसी सेंटिमेंट, उसी इमोशन को यूज करते हुए इन लोगों ने अपने कल्टिवेटर्स को बोला, ये जो खालसा मिस्ल के लोग हैं, दल खालसा के लोग हैं, इन्होंने बोला अपने कल्टिवेटर्स को दैट इफ यू पे 20% ऑफ राखी टू अस, वी विल प्रोटेक्ट यू इन एक्सचेंज ऑफ दैट। ठीक है, और इससे एक रेवेन्यू सिस्टम भी बन गया, एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट भी बन गया, और सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं हुआ किसी का। ठीक है, Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule, राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा बनाया था तो एक बिलीफ जगाया था लोगों के अंदर कि खालसा बन रहा है राज करने के लिए, हम पर कोई राज नहीं करेगा, खालसा खुद राज करेगा। ठीक है, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, खालसा राज करेगा। दैट मीन्स खालसा में वो लोग हैं जो सर्व करने आए हैं टू द स्टेट ऑफ पंजाब। खालसा में कौन लोग इंक्लूडेड थे? वो पेजेंट्स, वो कल्टिवेटर्स जो अब आर्मी बनने को तैयार थे। करेक्ट, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने उन्हीं को पावर दी कि आप लोग हो जो खालसा का मेंबर हो, आप लोग हो जो रूल करोगे, राज करेगा खालसा। उन्होंने ये नहीं बोला आई एम द किंग, आई एम द गुरु, आई विल रूल। नो, ही सेड खालसा राज करेगा। दैट मीन्स पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल, यू पीपल। आप लोग खालसा के मेंबर हो, आप खालसा हो, आप रूल करोगे। ठीक है, और यहां से एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ, बहुत स्ट्रांग ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है सिख कम्युनिटी में। ठीक है, their well-lit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first, and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and Sarkar of Sirhind from the Mughals। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली भी एक इन्वेडर हैं। ठीक है, जैसे नादिर शाह थे वैसे ही अहमद शाह अब्दाली भी हैं। सिख की ये जो पॉलिटिकल यूनिटी
और बाद में जो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना के ये जो यूनिटी इन्होंने अपनी कम्युनिटी में दिखाई और जिस तरीके से अपने स्टेट को बाइंड करके रखा, ये बहुत हेल्पफुल था इनके लिए, बहुत सक्सेसफुल था. बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी ओनली दे वर एबल टू फाइट अगेंस्ट द मुगल गवर्नर्स एंड देन अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली एज वेल. क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वो हैं जिन्होंने पंजाब के बहुत सारे प्रोविंस का रिच चुरा लिया था, सरहिंद का रिच चुरा लिया था मुगल से. ठीक है, मुगल एम्परर के होते हुए दिल्ली पर रेड करके जाना बहुत बड़ी बात है. बट पंजाब ऑन द अदर हैंड रेजिस्टेड देमसेल्व्स. The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765. अभी बंदा बहादुर ने एक कॉइन, पीछे हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा भी था कि उन्होंने कॉइन्स निकाल दिए थे सो दैट एक क्लियर हो जाए कि हाँ हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं. ठीक है, दे स्ट्राइक देयर ओन कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह. बाद में फिर से अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ही एक लाउड नॉइस के साथ डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने फिर से एक कॉइन स्ट्राइक किया इन द ईयर 1765. Significantly, this coin bore the same inscription as one of the orders issued by the Khalsa in the name of Banda Bahadur. बंदा बहादुर ने जो इमेजेस पहले अपनी ऑर्डर में बोली थी कि कॉइन्स पे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की ही इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही सेम इंस्क्रिप्शन इन कॉइन्स पे भी रखे गए. ठीक है, ये है स्वॉर्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रंजीत सिंह के बारे में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थे इस सिख कम्युनिटी और इस स्टेट के लिए. उससे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड अंडर द सीजिंग इंडिपेंडेंस में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड दैट इज व्हाट इज द खालसा एंड डू यू रिकॉल अबाउट इट इन चैप्टर 8. अभी मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया कि खालसा क्या था, किसने बनाया. अब आपको इसमें एक छोटा सा आंसर लिखना है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा स्निपेट दे दूंगी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, बट पहले खुद सोचो. ठीक है, टेक 1 or 2 मिनट, उस बारे में सोचो कि खालसा क्या है, खुद लिखने की कोशिश करो. क्योंकि मैंने अभी आपको खालसा के बारे में बहुत कुछ बताया. एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, गुरु गोविंद सिंह ने बनाई थी 1699 में. क्यों बनाई थी? टू फाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ राजपूत एंड मुगल्स, ताकि अपनी स्टेट ऑफ पंजाब को स्टैब्लिश किया जा सके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सके, अपनी यूनिफाइड स्टेट नोन एज पंजाब गवर्न की जा सके. ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. आपको खुद फ्रेम करना है इस आंसर को. यस, यू हैव टू फ्रेम इट इन योर ओन लैंग्वेज. खुद फ्रेम करो, हिंदी इंग्लिश कैसे भी. ठीक है, मिक्स करके लिखो, बट लिखो. उसके बाद मैं भी आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगी, आप उससे थोड़ा सा अपने आंसर को बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन ऑल्सो दैट व्हाट इज खालसा. चैप्टर 8 में जो पढ़ा था उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है. द खालसा पंथ refers to both a community that practices Sikhism and a specific group of initiated Sikh also, जिन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के पर्पज से खालसा बनाया. ठीक है, खालसा अपने आप में उन लोगों का ग्रुप, उन लोगों की कम्युनिटी भी है जो सिखिज्म प्रैक्टिस करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है which will militarily fight against those people who affect the welfare of the people of their community. किसने एस्टैब्लिश किया ये? गुरु गोविंद सिंह ने, who was the 10th guru of Sikhism. He established the Khalsa tradition in 1699 following his father Guru Tegh Bahadur being killed during the Mughal king Aurangzeb's Islamic Sharia reign. Guru Gobind Singh established the Khalsa tradition. जब तेग बहादुर की डेथ हो गई, जब उन्हें मार दिया गया in the Aurangzeb's reign, तब गुरु गोबिंद सिंह was the 10th guru, उन्होंने खालसा ट्रेडिशन का establishment करा. Khalsa was founded and started by Guru Gobind Singh as a warrior tasked with protecting the innocent against the Islamic religious oppression. किसी भी ऑपरेशन से बचाने के लिए, innocent को बचाने के लिए इस खालसा को establish किया गया था. The Khalsa gave the Sikh community a political as well as a theology and vision. A Khalsa Sikh is given the names of Singh and Kaur to males and females respectively. मतलब जितने मेल मेंबर्स होंगे खालसा के, उनके नाम के आगे सिंह लगाया जाएगा, एंड जितनी फीमेल्स होंगी उनके नाम के आगे कौर लगाया जाएगा. और इसी के साथ द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. उनकी टेरिटरी अपने आप में बहुत बड़ी थी. जमुना बेसिकली देखो बच्चों, हम लोग यमुना को बोलते हैं. यमुना नदी जो है, ओल्ड नेम उसका जमुना है. ठीक है, तो और शायद इस वजह से भी कि वाई जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं यो,
लोग उसे पुराने जमाने में ज के नाम से बोल पाते थे, वो य नहीं बोल पाते थे। य बोलने में यू हैव टू हवर योर टंग अ लिटिल, दैट इज व्हाई लोग य को ज्यादातर ज के फॉर्म में बोलते थे। यज्ञ कर लो, यज्ञ कर लो, काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। ओके, सो इंडस से जमुना तक सिख टेरिटरीज एक्सपैंड हो चुकी थी, बट सेगमेंटेड थी, अलग अलग रूलर्स के अंडर में थी। एक छोटा पार्ट किसी और के अंडर में, दूसरा पार्ट किसी और के अंडर में है। तो एक अच्छा गवर्नरशिप सिस्टम भी बन गया था, बट इसकी वजह से सेग्रीगेशन भी काफी हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा डिवीजन हो गया था। वन ऑफ द रूलर्स, महाराजा रंजीत सिंह, reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। एक रूलर आएंगे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, बहुत बाद में आते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ 18th सेंचुरी में आते हैं, समझ लीजिए 1799 में। एंड उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमारी टेरिटरी तो बहुत बड़ी है, अगर पूरी सिख पॉलिटिकल कम्युनिटी को देखा जाए तो हमारी टेरिटरी तो बहुत बढ़िया, वी आर वेल एक्सपैंडेड फ्रॉम इंडस टू जमुना, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट we are divided into different rulers. That is why any of the ruler can get easily manipulated and our entire unity can be destroyed। मैनिपुलेशन आसानी से हो सकता है किसी भी एक रूलर का, और उसकी वजह से पूरी सिख टेरिटरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। करेक्ट, दैट इज व्हाई ही थॉट ऑफ reuniting all these groups and he did it। He was successful in reuniting all the groups, all the different rulers and the territories under different rulers, and then he established one single kingdom, the Sikh territory, one single enlarged territory of Sikh ruler। Okay, कैपिटल बनाया उन्होंने लाहौर में, और तब से एज अ यूनाइटेड पीस ऑफ सिख टेरिटरी वो रूल करने लगे। ठीक है, बाद में फिर ब्रिटिश आते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी रीड अबाउट दैट लेटर। बट अगर हम बात करें जब तक मोनार्क चल रहा था, जब तक ये राजा बनने की लड़ाई चल रही है ना एक दूसरे से, तब तक के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने रीयूनाइट कर दिया था सारे ग्रुप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सिख ने अपनी इंडिपेंडेंस सीज करी ये हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पूरी स्टोरी को देखा। अब आ जाते हैं एक और ऐसी ही कम्युनिटी के बारे में पढ़ने के लिए, जो अपने आप में एक रीजनल कम्युनिटी थी। पहले रीजनल क्योंकि उनका रीजन ऐसा था, इसलिए उन्हें मराठा बोला जाता था, क्योंकि वो महाराष्ट्र के रीजन को बिलोंग करते थे। देन वो अपने आप में एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनते हैं, और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाते हैं, और फिर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं। ठीक है, सो वी विल नाउ बी रीडिंग अबाउट द मराठास। So the Maratha kingdom was another powerful regional kingdom। जैसे अभी ये सिख थे, they came out as a political formation and फिर एक regional kingdom बनते हैं। Exactly वैसे ही, थोड़ा बहुत नेचर में डिफरेंस, एरिया में काफी डिफरेंस, टेरिटोरियल इनका टेरिटरी बिल्कुल डिफरेंट थी। ये डेक्कन में थे, सिख कम्युनिटी अपने आप में जो पंजाब का स्टेट फॉर्म करा उन्होंने, वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल regional kingdom to arise out of a sustained opposition to Mughal rule। Shivaji, 1627 to 1680, carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, Deshmukhs। शिवाजी, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज, या आप कह सकते हो शिवाजी भोसले वन। ठीक है, शिवाजी भोसले वन, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। He was born in 1627 और he passed away in 1680। 1627 कई जगह आपको इनकी बर्थ डेट डिफरेंट भी दिख सकती है, बट दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट मैटर। मैटर करता है कि उनका रेन पीरियड क्या है, ठीक है, जब वो किंग बनते हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट। सो शिवाजी भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज, कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम, और उनकी फैमिली थी देशमुख की फैमिली। ठीक है, देशमुख की फैमिली थी जहां से मराठास एज अ स्टेबल किंगडम इमर्ज होते हैं। ओके, मराठास एज अ स्टेबल किंगडम इमर्ज्ड फ्रॉम द पावरफुल वॉरियर फैमिली ऑफ देशमुख्स। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पेजेंट पैस्टोरलिस्ट, कुनबीस कहा जाता था जिन्हें, प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। फैमिली जिन्होंने किंगडम को एस्टैब्लिश किया वो है देशमुख्स। अब अगर कोई किंगडम बन रहा है तो आपको पता है कोई भी किंगडम स्ट्रॉन्ग तब बन सकता है जब उसके पास अपनी आर्मी होती है। एंड द स्ट्रॉन्ग आर्मी वाज गार्डेड बाय वेरियस पीपल, बहुत सारे पेजेंट्स,
बहुत सारे मोबाइल लोग, जो मोबाइल मतलब जो इधर उधर काम करते हैं, कभी इधर जाके काम करते हैं, कभी दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, बहुत सारे पेजेंट, पैस्टोरलिस्ट, इन सब ने मिलके मराठा आर्मी को ज्वाइन करा। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। शिवाजी ने ये नहीं बोला कि आप मुगल्स इंडिया से भाग जाएं या कुछ कर ले, नहीं। उन्होंने बस इतना बोला कि ये जो पेनिनसुलर रीजन में जो हमारा रीजन है, आप यहाँ से चले जाइए। We just want an independent kingdom of independent control of Marathas over the Deccan region. ठीक है, आपका अपना सल्तनत का रीजन जहां चल रहा है उसे चलाइए, आपके नॉर्थ में जितना भी कंट्रोल है उसे करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर जो हमारा रीजन है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, जहां मराठा की किंगडम अपना कंट्रोल रखे हैं, वी वांट दैट टू बी इंडिपेंडेंट। वी विल नॉट बी वर्किंग इन योर सोवरेनिटी। नाउ आफ्टर शिवाजी's death, effective power in Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors as Peshwa और प्रिंसिपल मिनिस्टर। देखो क्या होता था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उनकी अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जैसे आज होता है। कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो हमेशा राजा की हेल्प करते हैं। देयर इज अ किंग और उस किंग की हेल्प करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे सुप्रीम मिनिस्टर, जैसे आप कह सकते हो, जो सुप्रीम मिनिस्टर है, जैसे आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो, वो होता था पेशवा। अब जब शिवाजी की डेथ हो गई तो कोई छत्रपति नहीं था, ठीक, कोई मेजर किंग नहीं था और किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया जा रहा था। तब से ये सिस्टम चला कि अब हम किसी छत्रपति को नहीं बुलाते हैं, कोई किंग नहीं होगा। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सुप्रीम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है पेशवा, वही अब हमारा हेड होगा, ठीक है। और शिवाजी की डेथ के बाद एक कम्युनिटी थी, फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स की कम्युनिटी थी, ब्राह्मण्स की फैमिली थी, जिन्होंने शिवाजी के सक्सेसर्स को सर्व करा एज पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर की तरह सर्व करा। तो शिवाजी के बाद जो भी किंग बना उसको सर्व करने वाला था, मेजर पोस्ट हेल्ड करने वाला था पेशवा। ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गया कि अब किंग की इतनी वैल्यू नहीं होती थी जितनी पेशवा की होने लग गई थी, ठीक है। किंग शिवाजी के बाद भी बने, शिवाजी के डेथ के बाद भी बहुत लोग किंग बने। जैसे शिवाजी के डेथ के बाद आएंगे संभाजी, ठीक है, वो राजा बनेंगे, पर उनको हेल्प करने वाला कोई एक पेशवा होगा, ठीक है। उनके साथ हमेशा कोई एक पेशवा होगा जो उनको हेल्प करेगा, उन्हें सर्व करेगा। पूना, आज आप जैसे पुणे कहते हो, पुणे कहते हो, इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। अंडर द पेशवास, मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और ये पेशवास, ये जो न्यू हेड आ गया था ना किंग के बाद, जो एक हेड पोस्ट थी पेशवा की, इन पेशवास ने बहुत हेल्प करा मराठा किंगडम में एक अच्छा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, क्योंकि उन्हें पता था दैट दे आर फाइटिंग विद द ग्लोरियस मुगल एम्पायर। और अगर मुगल एम्पायर से लड़ना है, अगर परमानेंट वॉर पे रहना है इतनी माइटीएस्ट एम्पायर से, तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो ये जो पेशवा कल्चर शुरू हुआ, इसने बहुत हेल्प करी है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली द सुप्रीम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है पेशवा, इन्होंने मिलकर बहुत हेल्प करी इस चीज में कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही डेवलप्ड होनी चाहिए। देयर सक्सेस ले in bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding the cities, and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. और इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल थी, ये हमें कैसे पता? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुगल्स के फोर्टिफाइड रीजन को, जो एरियाज मुगल्स ने फोर्टिफाई कर लिए थे, उनको वापस हासिल किया, शहरों को लूटा, उन शहर पर अटैक करा जहां पर मुगल्स की सप्लाई लाइंस हैं, राइट, और उन सारे एरियाज में अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करी जहां मुगल्स का कंट्रोल था। तो अगर आप किसी माइटी एम्पायर के, किसी एम्परर के कंट्रोल्ड रीजन को डिस्टर्ब करके जा सकते हो, दैट मींस यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल, वेरी पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बिटवीन 1720 एंड 1761, अभी छत्रपति शिवाजी मर चुके हैं, ठीक है,
इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी के बाद और भी बहुत सारे छत्रपति आ चुके हैं, जैसे कि संभाजी, राजा राम, शिवाजी टू, शाहू टू, पर आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बस इतना समझो दैट 1720 वो पीरियड है जब छत्रपति की इमेज कम, छत्रपति की इंपॉर्टेंस कम, बट पेशवास की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। दे विल बी दी हेड, जो सारा गवर्न कर रहे होंगे पूरे मराठा किंगडम को और एक्सपेंशन कर रहे होंगे। मराठास का मेजर एक्सपेंशन तब हुआ है when the command was in the hand of the Peshwas. So between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. And please make sure I'm using the word empire, क्योंकि अब वो पीरियड है जब ये मराठा किंगडम एम्पायर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के रीजन में, इनफैक्ट और भी बहुत सारे रिलेटेबल एरियाज में, इनके बहुत अलग अलग जगह पर कंट्रोल, बहुत सारे फोर्ट्स, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे डेल्टाइक रीजन्स, इन पे कंट्रोल आ चुका था, ठीक है। दैट इज व्हाई नाउ मराठास कैन बी कोटेड एज मराठा एम्पायर. So between 1720 and 1761, Maratha Empire expanded. It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by the 1720s. उन्होंने बहुत लड़ाई करके, बहुत छोटी छोटी बैटल्स करके और ये सब करके मुगल एम्पायर से अपने आप को चिप अवे कर लिया था, अलग कर लिया था, ठीक है। मालवा और गुजरात का रीजन भी ऑक्यूपाई कर लिया था इन द ईयर 1720 एंड वेरी नियर बाय टू इट. By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. 1730s तो वो पीरियड है जब मुगल एम्पायर की पावर इतनी डाउन हो जाएगी दैट मराठा एम्पायर में जो भी मराठा किंग थे उन्हें पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा. द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है. एंड दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द मुगल एम्परर. बट मुगल एम्परर खुद इतने वीक थे उस टाइम पर, ठीक है, कि वो कुछ कर नहीं सकते थे खास. ये वो टाइम है जब मोहम्मद शाह, जिन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, तब वो एम्परर थे और बहुत ही वीक एम्परर थे, ठीक है. और इस टाइम पर दिल्ली में अगर कोई एक वीक एम्परर बैठा है मुगल एम्पायर को संभालने के लिए, जिसके सारे गवर्नर्स उनका काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस टाइम पे इट्स वेरी इजी फॉर द अदर political powers and other such political formations and various other empires as well to seize their territory. आसान हो जाएगा किसी भी किंगडम के लिए अपनी टेरिटरीज को वापस पा लेना जब आपका एम्परर इतना कमजोर है तो, ठीक है. He possessed the right to levy the Chauth and Sardesh Mukhi in the entire region. ये जो किंग है ना मराठा के, 1730s तक ये टाइम आ चुका था that now he had the power to levy the Chauth and Sardesh Mukhi. It is a form of tax. He had the right to levy this tax in the entire region of Deccan India. Chauth क्या होता है? Chauth is 25% of the land revenue claimed by zamindars. In the Deccan, this was collected by the Marathas. And what is Sardesh Mukhi? Sardesh Mukhi is 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector in the Deccan. 25% टैक्स वो टैक्स है जो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में आपको जमींदार को देना है, और जो सरदेश मुखी है वो लैंड रेवेन्यू है जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर कलेक्ट करेगा. और पहले इस सरदेश मुखी को एम्परर को दिया जाता था, मुगल एम्परर को, बट अब ये सरदेश मुखी भी मराठा किंग के हाथ में जाएगी, ठीक है. सो नाउ ही गॉट अ वेरी बिग, वेरी माइटी पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. और मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया है, जिस पावर के हाथ में रेवेन्यू को कंट्रोल करने का एक अथॉरिटी आ जाता है, they become very powerful. And now this Maratha king was powerful because he now got the authority to levy these two major taxes in the entire Deccan region. After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, Karnataka and Tamil and Telugu countries in the south. I will show you map 1, उसमें ये वाले regions marked हैं. 1737 वो पीरियड है जब मराठास अपने एक्सपेंशन का एक बहुत ही बिग लेग स्प्रेड करता है. इसको बिग लेग स्प्रेड बोलते हैं 1737 में, बिकॉज मराठास ने इस पीरियड में रेड किया मेजरली नॉर्थ के रीजन को. राजस्थान के रीजन में गए, पंजाब के रीजन में, बंगाल उड़ीसा के रीजन में, साउथ में कर्नाटका, तमिल और बहुत सारी तेलुगु कंट्रीज, मतलब आंध्रा वाले रीजन में, ठीक है. ये वो पीरियड भी है
ये 1737 के बाद वाला पीरियड, जब नादिर शाह, अगर आपको मुगल से याद है, जब नादिर शाह इन्वेड कर रहे हैं दिल्ली पे, ठीक है, मैंने वहां नाम लिया था नादिर शाह का, नादिर शाह इन्वेड कर रहे हैं दिल्ली पे और यहाँ पर साउथ की पावर्स भी आ रही हैं दिल्ली पे, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीरियड है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिविजन और बहुत ज्यादा हैप हैजर्ड कंडीशन बनी हुई है। मुगल एम्परर जो कि बहुत वीक हैं, भाग चुके थे, नादिर शाह जो बाहर से इन्वेड करने आए, इन्वेजन कर रहे हैं एम्परर की टेरिटरी पे, और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम, जैसे मराठा किंगडम जो अपने आप में एक छोटा किंगडम आज एम्पायर बना है, एक्सपैंड कर रहा है और नॉर्थ की टेरिटरीज पे भी रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्विच एंड टर्न वाला पीरियड है हिस्ट्री का, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट मराठास। These were not formally included in the Maratha Empire, but were made to pay tribute as a way of accepting the Maratha sovereignty. ये जो रीजन इन्होंने अभी ऑक्यूपाई करे, रेड करे ना, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका, तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज, ऑब्वियसली इन्हें मराठा एम्पायर में इंक्लूड फॉर्मली नहीं किया जा सकता। वही सेम रीजन कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यू आर सिटिंग देयर इन पुणे, हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल द रीजन ऑफ राजस्थान एंड ओडिशा? So they were not, these areas were not formally included in the Maratha Empire, but they were asked to pay tribute. और आप जब किसी को ट्रिब्यूट पे करते हो ना, अपने रेवेन्यू में से कुछ एक पार्ट निकाल के देते हो, उसका ये मतलब होता है दैट यू एक्सेप्ट अस एज योर रूलर और यू एक्सेप्ट आवर सोवरेनिटी। दैट मीन्स आप कोई भी मेजर डिसीजन लोगे तो हमसे पूछोगे पहले, ठीक है। तो इसलिए मराठास ने क्या किया, ये जो नए एरिया जहां जाके इन्होंने रेड करी है, वहां पे उन्होंने अपना फॉर्मल एम्पायर का फ्लैग नहीं लगाया, बस इतना बोला दैट नाउ यू हैव टू पे ट्रिब्यूट टू अस टू शो दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर सोवरेनिटी, अदरवाइज वी विल अटैक यू वंस अगेन। एक्सपेंशन ब्रॉट इनर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। एक्सपेंशन जब भी होता है किसी भी एम्पायर का, बहुत रिसोर्सेज आती हैं, बिकॉज आप अपने रीजन को छोड़ के और भी बहुत सारी रिसोर्सफुल रीजन पे अटैक करके वहां की जितनी भी रिसोर्स है, बूटी है, गोल्ड है, ठीक है, वो सब लेके आ रहे होते हो। बट ये सब आसान नहीं है। यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव टू पे अ प्राइस। आप अगर किसी से लड़ाई करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उस लड़ाई में आपका कोई नुकसान ना हो। आप अगर किसी को मारने जाओगे तो वो एक मिलिट्री कैंपेन होगा और उसमें भी यू विल हैव टू पे अ प्राइस। Maybe you will win. Maybe you will win the battle, but you will always have to pay a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards Marathas. Hostile का मतलब है unfriendly, dislike करना, क्योंकि मराठास अब अपने रीजन को छोड़कर इतने फार फ्लंग एरियाज में जाके रेड कर रहे हैं, ट्रिब्यूट मांग रहे हैं, मतलब एक बोझ काम कर रहे हैं जो एक टाइम में मुगल्स ने किया था। एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस अगर वापस से आप भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके भी दुश्मन बन जाएंगे। और यही हुआ, मराठास के भी बहुत सारे दुश्मन बने, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले उनके फ्रेंड थे बट अब उन्हें डिसलाइक करने लग गए थे। तो एक हॉस्टिलिटी की कंडीशन आ चुकी थी। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। और इसी वजह से जब 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को लड़ाई करनी पड़ी, तब किसी ने भी, उनके आसपास के किसी भी पावर ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज दे ऑल बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स मराठास। क्योंकि ये वो मराठास है जिन्होंने जाके अलग अलग रीजन पे रेड किया, ट्रिब्यूट मांगा, और इस वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए, बहुत सारे लोग उन्हें डिसलाइक करने लग गए, बहुत सारी छोटी टेरिटरीज के रूलर्स उन्हें डिसलाइक करने लग गए। दैट इज वाई जब पानीपत की लड़ाई हुई तो मराठास का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, ठीक है। वील टॉक फर्दर अबाउट दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो बात करें बैटल ऑफ पानीपत 1761। अच्छा, ये पहला बैटल नहीं है, ठीक है। अब तक ब्रिटिश पावर्स आ चुकी हैं और एक बहुत बड़ा वॉर या बैटल ही, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं जिसको, जो कि हुई 1757 में, वो लड़ चुकी थी ब्रिटिश, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू पावर ऑलरेडी ले चुकी थी। ये मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ कि इंडिया में इस टाइम पर एक मेजर इवेंट क्या चल रहा था। तो मेजर इवेंट अभी तक का हुआ ये था कि 1757 का हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिश जीतती है अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल और रेवेन्यू की पावर ले लेती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। क्यों बंगाल, बिहार, उड़ीसा? क्योंकि बंगाल, बिहार
और उड़ीसा, तीनों के रूलर्स ने मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा था, फिर भी ब्रिटिश जीत गई। ठीक है, ऑल राइट। सो आते हैं बैटल ऑफ पानीपत पे। ये 1761 का टाइम पीरियड है और यहाँ पर लगभग 1759 1760 में आलमगीर थे एम्परर। ठीक, दिल्ली में बहुत स्ट्रांग नहीं थे पर आलमगीर थे एम्परर। अच्छा, जो इनके साथ काम करने वाले नोबल्स और इनके गवर्नर्स थे, आलमगीर उनका कहना नहीं मान रहे थे। आलमगीर वो कर रहे थे जो उनका मन था, जैसे एक एम्परर को करना चाहिए। पर नोबल्स को लगा ये आलमगीर हमारी बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने आलमगीर को निकाल के जहानशाह III को एम्परर डिक्लेयर कर दिया कि आज से ये एम्परर होगा, इनको बाहर निकाल दो। आलमगीर को बाहर निकाल दिया गया। वो इतने कमजोर थे कि वो उनको बाहर निकाल दिया गया। सारी आर्मी उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। नोबल्स बहुत ताकतवर हो चुके थे अब तक मुगल एम्पायर में। नोबल्स की ही बात मानी जा रही थी। दे हैड द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर मोस्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आलमगीर को निकाल के जहानशाह III या शाहजहां III, जैसे भी नाम कहना चाहो, जहानशाह III या शाहजहां III, इनको एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि ये बड़े आसान थे, टिटुलर रूलर थे। नोबल्स इनको जो कहते थे ये चुपचाप कर देते थे। आलमगीर को आया गुस्सा कि भैया ये कौन सी बात हुई। आलमगीर II उनका नाम था। ठीक है, सेकंड आलमगीर थे ये। 2 आलमगीर रह चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा आलमगीर है 1759 में। तो 1759 में आलमगीर II को निकाल कर शाहजहां III को एम्परर बना दिया जाता है और गुस्से में आलमगीर जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के पास मदद मांगने के लिए। अहमद शाह अब्दाली, एग्जैक्टली ये वही इंसान है जो रेड कर रहे हैं इंडिया पे। इससे पहले इनके अंकल नादिर शाह आके 1939 में बैटल ऑफ करनाल कर चुके हैं मुगल्स के साथ और मुगल एम्परर को उठा के ले गए थे। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में, जब दिल्ली पे रेड मारी गई है और दिल्ली में जो एम्परर बैठे थे उनको उठा के ले गए थे नादिर शाह। नादिर शाह वो इंसान है जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, जिन्हें ईरानियन नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, कि ईरान से लेते हुए, ईरान से कवर करते हुए अफगानिस्तान तक इन्होंने अपना पूरा एम्पायर बना लिया था। ठीक है, नादिर शाह ने। उन्हीं के वन ऑफ द अटेंडेंट्स अहमद शाह अब्दाली हैं, जो अब अपने आप को दुरानी कहते हैं, जिन्होंने अपना अब नाम रख दिया है दुरानी, क्योंकि नादिर शाह की तो डेथ हो गई और अहमद शाह अब्दाली ने उनकी जगह ले ली। ठीक है, और ये अब अपने आप को दुरानी कहते हैं। तो ये जो आलमगीर हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया गया, स्टोरी को समझना। ठीक है, 1739 एक बैटल ऑफ करनाल हुई थी जिसमें नादिर शाह दिल्ली पे रेड करते हैं और बहुत सारी रिसोर्सेज लूट के ले जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू 1759, इससे पहले अहमद शाह अब्दाली भी आए और बहुत सारी रेड करके गए थे इंडिया से। और ये जो हमारे आलमगीर साहब हैं, इनकी जब थ्रोन इनसे ले लिया गया तो ये गए उस रेडर के पास वापस जिसने दिल्ली को लूटा था। ये गए अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगने के लिए कि भैया आप अफगान के साथ मिलके, आप जितने भी आपकी पावर है, प्लीज हमें आप वापस से मेरा थ्रोन दिला दीजिए। वहां शाहजहां को बैठा दिया गया बिना किसी बात के। ठीक है, शाहजहां थर्ड है, ये वो शाहजहां नहीं है जहांगीर के बेटे, ये दूसरे शाहजहां है। ठीक है, अभी 1759 का पीरियड है, आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आलमगीर जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के पास मदद मांगने के लिए। अहमद शाह अब्दाली अब अपने आप को दुरानी के नाम से फेमस कर चुके हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है इनका, आर्मी है अपनी पूरी, अफगानिस्तान में इनका थ्रोन है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आपको हम सीट पे बैठाएंगे वापस से, आप परेशान ना होइए। आलमगीर कहते हैं हमें अपना थ्रोन भी वापस चाहिए और आपको मराठास को भी हराना पड़ेगा, क्योंकि मराठास ने नाक में दम कर रखा है। मराठास लगातार हमारे बॉर्डर को स्क्वीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, मुगल टेरिटरी को बहुत ही छोटा करते चले जा रहे हैं लगातार। तो आपको मेरा थ्रोन भी वापस दिलाना है और मराठास को वापस भगाना है। अहमद शाह अब्दाली कहते हैं ठीक है, हम कर देंगे ऐसा। अब अहमद शाह आते हैं बढ़िया सूट वूट पहन के अपनी पूरी आर्मी को लेके और आलमगीर से कहते हैं कि देखो ऐसा है, हम तो आ रहे हैं अपनी आर्मी लेके, तुम्हें और भी लोगों को मेरा सपोर्ट के लिए खड़ा करना पड़ेगा। आलमगीर कहते हैं ठीक है। तो आ जाते हैं रोहिल्लाज, अवध से भी कुछ लोग आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। अवध वही जो पुरानी मुगल प्रोविंस रह चुकी है, अब अपने आप को आजाद कर चुकी है। ठीक है, रोहिल्लाज आ जाते हैं, अवध से कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ और मुगल ऑफिसर्स भी आ जाते हैं अहमद शाह दुरानी की मदद करने के लिए वॉर में। ठीक है, मराठास के साथ पहले तो पीस ट्रीटी साथ, मैं ये इंक जरा मिटा दूं। ठीक, हाँ भाई, तो अहमद शाह अब्दाली आते हैं इतने सारे लोगों का सपोर्ट लेके, रोहिल्ला का सपोर्ट है, अवध का सपोर्ट है, मुगल के कुछ और ऑफिसर्स का सपोर्ट भी है।
मराठास और अहमद शाह दुरानी दोनों के बीच पहले तो, ये अफगान फोर्सेस हैं, इनके बीच पहले तो पीस ट्रीटी चल रही थी कि पीस कर लेते हैं, पीस कर लेते हैं, पर दोनों ही किसी भी कंसेशंस के लिए मान नहीं रहे थे। ना मराठास अपनी कोई टेरिटरी देना चाहते थे, ना अफगान वापस जाना चाहते थे। अफगानीज जो आए थे लड़ाई करने के लिए, कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। ठीक है, फाइनली लड़ाई होती है और मराठा के लीडर होते हैं सदाशिवराव और इधर से अहमद शाह दुरानी या अब्दाली, जो कहना है कह लो, अहमद शाह दुरानी, इनकी होती है लड़ाई। सदाशिवराव एक्चुअली तो फंस गए थे। सदाशिवराव बहुत अच्छे तरीके से मारते पीटते जा रहे थे सबको अच्छे तरीके से। ठीक है, जो पानीपत के आसपास का छोटे मोटे फोर्ट हैं उन पे भी कैप्चर करके पानीपत में बैठ गए थे वो। लेकिन रोहिल्लाज और ये जो अहमद शाह दुरानी का दिमाग है, अहमद शाह दुरानी और ये जो मराठाज हैं, दोनों नॉर्थ में आके, दोनों दिल्ली के रीजन में, दिल्ली पानीपत के रीजन में आके, हरियाणा का रीजन है अभी तो ये, ठीक है, ये इस टेरिटरी में आके लड़ रहे हैं और ये उस टाइम पे लड़ रहे हैं जब मॉनसून का टाइम है। ठीक है, तेज बारिश का टाइम, दोनों ही आर्मीज के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही थी अपने आप को बनाए रखना। दोनों की ही आर्मी मैन भी मर रहे थे, दोनों के ही आर्मी के जो हॉर्स थे वो बीमार हो रहे थे। ठीक है, बहुत सारी बीमारी फैल रही थी, सब दोनों के लिए प्रॉब्लम थी। लेकिन अहमद शाह दुरानी के पास था सपोर्ट रोहिल्लास का, अवध के कुछ ऑफिसर्स और मिलिट्री का। तो क्या किया, अहमद शाह दुरानी ने चेक करवाता रहा, कुछ ना कुछ पेट्रोलिंग कराता रहा कि जाओ जरा पता करके आओ सदाशिवराव कर क्या रहा है। और धीरे धीरे पता चला कि सदाशिवराव ने एक फोर्ट पे कब्जा कर लिया है और वहां का जितना राशन पानी है वो खा रहा है। ठीक, इनके फूड सप्लाई पे अटैक किया गया, फूड सप्लाई को कैप्चर कर लिया गया और फिर मराठास के लिए और दिक्कत हो गई। अब मराठास को वॉर करना ही पड़ा। ठीक, और फाइनली जब वॉर हुआ और मराठास की किसी ने भी मदद नहीं करी अपार्ट फ्रॉम देयर ओन फैमिली, वही होलकर्स, गायकवाड्स और भोसलेस, ये पूरी मराठा फैमिली ने मिलके लड़ाई करी और फिर वो हार गए। और किसी भी कॉन्फेडरेसी ने, क्योंकि हैदराबाद से भी लड़ाई हो चुकी थी मराठास की, दिल्ली डेक्कन सल्तनत से बनती नहीं थी उनकी बिल्कुल भी। ठीक, किसी भी आसपास की जितनी भी रीजन था, राजस्थान में वो ऑलरेडी 1720s में 1730s में रेड करके ट्रिब्यूट मांगने का ऑर्डर दे चुके थे, तो राजस्थान के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, गुजरात के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इस वजह से किसी और के ना सपोर्ट करने की वजह से ये जो हॉस्टाइल हो गए ना बाकी लोग अगेंस्ट द मराठास, इस हॉस्टिलिटी की वजह से मराठास पड़ गए अकेले और सदाशिवराव को लड़ना पड़ा खुद। ठीक, बैटल का कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं निकला, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फालतू में की गई बैटल थी ये, क्योंकि बैटल जीत तो गए दुरानी, पर दुरानी को कुछ नहीं चाहिए था, वो अपनी रिसोर्सेज वगैरह लिए उन्होंने, यहाँ से जितना पैसा वैसा लेना था लिया, वापस भाग गए अफगान, क्योंकि उनका अपना एम्पायर है अफगानिस्तान में, उन्हें इंडिया में रहना थोड़ी ना है, वो तो यहाँ लूट मचाने आए थे। एंड द लूट वॉज प्राइज्ड एट द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो किंगडम्स है उन्हें प्राइस पे करना पड़ा, जो इंडिया की कैवलरी मैन, जो इंडिया की आर्मी थी, इंडिया मतलब कंसोलिडेटेड इंडिया तो नहीं था उस टाइम पे, बट द कॉन्फेडरेसी ऑफ मराठास, द कॉन्फेडरेसी ऑफ अवध, द कॉन्फेडरेसी ऑफ रोहिल्लास, प्राइस तो इन्हें पे करना पड़ा ना। इनके आर्मी मैन का लॉस हुआ, इनकी कैवलरी का लॉस हुआ। दुरानी तो आए, मार पीट के चले गए और फिर बाद में उनको बना दिया गया एम्परर आलमगीर को, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद नए एम्परर आ गए, उन्हें हटा दिया गया। और ये सदाशिवराव के बाद जब माधवराव बने नए रूलर ऑफ मराठा, उन माधवराव ने फिर से वही चीज शुरू करी, फिर से नॉर्थ में आके लड़ाई करना शुरू करी, मुगल्स को परेशान करना शुरू करा, बॉर्डर्स को और स्क्वीज करना शुरू करा। ये कहानी वैसे ही चलती रही भाई। ये बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है मराठास की हिस्ट्री के लिए, इंडिया की हिस्ट्री के लिए, मुगल्स की हिस्ट्री के लिए, अफगान की हिस्ट्री के लिए, हर हिस्ट्री में इसका रेलेवेंस है, क्योंकि एक वो हिस्ट्री है जिसमें कोई एक बंदा दूसरे से मदद मांगने के लिए जाता है और उसके चक्कर में इतनी सारी पार्टीज मिलकर लड़ती हैं और फिर बाद में एंड में फायदा शायद किसी का भी नहीं होता। ठीक, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज किसी को भी नहीं मिला इस बैटल से, बट प्राइस बहुत बड़ा चुकाना पड़ा। ठीक है, इसलिए दिस बैटल ऑफ पानीपत इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पानीपत के साथ मैंने आपको थोड़ा सा करनाल का भी दे दिया आइडिया, दिमाग में रख सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ था। एक बहुत कमाल की बात बताऊं, हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, याद है? निजामुल मुल्क हैदराबाद। निजामुल मुल्क वो इंसान है जिन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कर लिया था फ्रॉम द मुगल अथॉरिटीज, है ना। 1739 में जब बैटल ऑफ करनाल होता है और मुगल एम्परर को
नादिर शाह उठा के ले जा रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे हैं, प्रिजन में बैठाने जा रहे होते हैं, उसी टाइम पे निजामुल मुल्क से मदद मांगी जाती कि भाई सुनो, तुम हैदराबाद में हो, मुझे पता है, तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो, मुझे पता है, बट प्लीज मेरी मदद कर दो। मुगल एम्परर ने उस टाइम हैदराबाद के न्यू फाउंडेड चीफ से मदद मांगी कि प्लीज कम बैक, हेल्प मी, आई एम गोइंग टू गेट इम्प्रिजन्ड बाय दिस इन्वेडर। और तब निजामुल मुल्क हेल्प के लिए आते हैं। आगे क्या होता है ये सब स्टोरी बात की है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस आपको यूं ही बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बाजीराव वन, जिन्हें हम बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जानते हैं, ये है सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये कौन से पीरियड की बात हो रही है? ये कुछ 1720s की बात है, जब मराठास ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू करा, ठीक है। बाजीराव वन या बाजीराव बल्लाल पेशवा थे, ठीक है, और 1720 के आसपास इन्हें पेशवा बनाया जाता है। He was a great Maratha general who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas। जो विंध्या रेंज है मध्य प्रदेश के पास, उस विंध्यन रेंज के पार ले जाया गया इनकी हेल्प से। And he is known for his military campaigns against the Malwa, बुंदेलखंड, गुजरात and the Portuguese। इनके रीजन में भी जाकर रेड करके इनके एरियाज को लूट के आना या उनसे ट्रिब्यूट मांगना, ये काम किया बाजीराव वन ने। और ये वही बाजीराव है जिनके बेसिस पे बाजीराव मस्तानी मूवी बनाई गई थी। उनमें जो बाजीराव दिखाए गए हैं ना, कि हर किसी से जाके लड़ ले रहे हैं, हर जगह जाके जीत रहे हैं, ठीक है, ये वही बाजीराव हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड से मराठा एम्पायर का बहुत बड़ा एक्सपेंशनरी पॉलिसी शुरू होती है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी और उन्हीं की गाइडेंस को आगे लेकर चला बाजीराव वन ने, और फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ, ठीक है। ना केवल महाराष्ट्र के अपने रीजन में, बल्कि मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पोर्चुगीज के ऑक्यूपाइड रीजन में भी ये लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। आप फिर से इस चार्ट को देख लो, जहाँ शाहजहां 3 के टाइम पे हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और वो जब खत्म हुआ तो शाहजहां 3 को डीथ्रोन कर दिया गया, और फिर ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, उन्होंने शाह आलम 2 को एम्परर घोषित करा मुगल एम्पायर का, ठीक है। बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मिलिट्री कैंपेन, जितनी लड़ाइयां, बैटल्स, और फिर लगातार मराठास का कॉन्क्वेस्ट ओवर द नॉर्थ, अलोंगसाइड द एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स, मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। ये एंडलेस था, सच बात है, एंडलेस था, और इसीलिए ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस को सीज कर रहे हैं, बार बार स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हैदराबाद अवध को ऐसा नहीं करना पड़ा था, मुश्किल से 2 लड़ाई और हैदराबाद वाज इंडिपेंडेंट। अवध ने भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे प्रोटेस्ट देखे और बस दे वर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मराठास के साथ ऐसा नहीं था, सिख के साथ भी ऐसा नहीं था। दे हैड टू फाइट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स एंड वेरियस अदर नेबर्स एज वेल, तब जाके वो अपनी इंडिपेंडेंस को सीज कर पाए और पीसफुली रूल कर पाए हैं। बात करते हैं मिलिट्री कैंपेन्स के बियॉन्ड, उन्होंने बनाया अपना एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वंस conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account। और आपको पता है, कई बार रिपीट किया मैंने, स्टेट को गवर्न करने के लिए यू नीड रेवेन्यू। तो जब मराठास का अपना रूल सिक्योर हो चुका था, मराठा कॉन्फेडरेसी अपने एक सिक्योर्ड टेरिटरी में गवर्न कर रही थी, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एंड एक चीज को उन्होंने ध्यान दिया कि लोकल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। ये नहीं कि 50% टैक्स मांग लो, नहीं, दे लुक्ड आफ्टर द लोकल कंडीशंस ऑफ देयर एरिया एंड देन ओनली दे चार्ज्ड द टैक्सेस। एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। एग्रीकल्चर को खूब इंकरेजमेंट दी गई और ट्रेड वापस आ गया। ट्रेड जिस तरीके से चलता था वो एक स्ट्रॉन्ग पाथवे पे वापस आ चुका था। दिस अलाउड द मराठा चीफ्स, जिन्हें मराठा सरदार्स कहा जाता था, like the Scindias of Gwalior, Gaikwads of Baroda, Bhosles of Nagpur, the resources to raise the powerful armies। ये अलग अलग फैमिली के लोग क्यों हैं? देखो, मराठा एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। कुछ अपने नाम के आगे सिंधिया लगाते हैं, ये भी मराठा हैं। कुछ अपने नाम के आगे गायकवाड़ लगाते हैं, ये भी मराठा हैं। और कुछ अपने नाम के आगे भोसलेज लगाते हैं, ये भी मराठा हैं। तो ये सब एक ही फैमिली से हैं, जिन्होंने अपने अपने रीजन बांट लिए हैं और रूल कर रहे हैं। ग्वालियर के रीजन में सिंधियास रूल कर रहे हैं, वो सरदार हैं वहां के। बड़ौदा के रीजन में गायकवाड़ सरदार हैं, और नागपुर के रीजन में भोसले सरदार हैं, ठीक है। इन सब के अपने अपने रीजन है, एंड दे हैव द फुल राइट
over their resources to raise their revenue for their army. Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. जब बाजी राव और उनके सारे साथी मालवा के रीजन में कैंपेन कर रहे हैं 1720s में, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि मराठा के रीजन में एग्रीकल्चर कम हो गया या ट्रेड कम हो गया, नहीं, वो अपनी स्पीड से चल रहा था. इधर कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, पर अपना काम अपनी जगह, ठीक. उज्जैन एक्सपैंडेड अंडर सिंधिया's patronage and इंदौर अंडर द होलकर्स. उज्जैन फ्लरिश हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ सिंधियास के पेट्रोनेज में, और वहीं इंदौर मध्य प्रदेश में जो है, उज्जैन इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, इंदौर का रीजन जो फ्लरिश हुआ वो हुआ होलकर्स के पेट्रोनेज में, ठीक. तो सबके अपने अपने रीजन बटे हुए थे. By all accounts, these cities were large and prosperous and they functioned as important commercial and cultural centers. ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी cities हैं, नहीं. मराठा की कॉन्फेडरेसी अगर किसी एरिया में बैठ रही है, that means it's a highly developed, a very important center, and they became a very important commercial as well as cultural centers. New trade routes emerged within the areas controlled by the Marathas. जिन जिन एरियाज पे मराठास का कंट्रोल था, वहां पे अपने आप ट्रेड रूट्स बनना शुरू हो गए. कि मान लो अगर ट्रेड ऐसे होते हुए जाता था, अब ट्रेड यहाँ को कवर करते हुए ऐसे होते हुए जाता है. सारे चैनल्स को कवर किया जा रहा था wherever Maratha ruled, because wherever Maratha sat and wherever Maratha had their patronage, that center, that city, that region became very flourished. बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, बहुत ही अच्छी पावर, बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर, बहुत अच्छी मार्केट ग्रो कर चुकी थी उन सारे एरियाज में. That is why various trade routes emerged within the areas controlled by the Marathas. Silk produced in the Chanderi region now found an outlet in Pune, the Maratha city's capital. चंदेरी के रीजन में, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होने वाला सिल्क अब उन्होंने अपनी एक न्यू आउटलेट बना ली पूना में, कि हम पूना में भी बनाएंगे. क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था. मराठा कैपिटल तो थी ही, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था. पुणे आज भी जो सबसे वेल्दीएस्ट सिटीज है इंडिया की, जिसमें सबसे ज्यादा जीडीपी बनता है, टॉप 10 सिटीज में एक है पूना, ठीक है, पुणे. Burhanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. Just like Chanderi, Burhanpur भी एक शहर है मध्य प्रदेश का, और वो अपना ट्रेड करता था एक सर्किट में. बुरहानपुर से आगरा, आगरा से सूरत, ये सर्किट था, ठीक, ट्रेड होने का. बट अब उन्होंने इस सर्किट में पूना और नागपुर भी इंक्लूड कर लिया साउथ में, और आगरा के साथ साथ लखनऊ और इलाहाबाद भी ले लिया था अपने सेंटर में, ठीक. तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी कॉन्फेडरेसी के ग्रो करने की. कोई एक नया किंगडम ग्रो करता है, अपने रीजन को एक्सपैंड करता है, डेवलप करता है, फ्लरिश करता है, अच्छी मार्केट बनाता है, और उसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर भी बन जाता है, ठीक है, विच हैपेंड विद पूना, नागपुर एंड वेरियस अदर रीजन अंडर द मराठा कंट्रोल. तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट मराठास. अब जब मराठा पढ़ लिया है तो एक छोटा सा पीस पढ़ लेते हैं उनके बारे में भी, जिनकी वजह से मराठा किंगडम, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से मराठा किंगडम स्टैब्लिश हुआ, ठीक है. सो लेट्स रीड अ वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एज वेल. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिवाजी महाराज सेपरेटली. थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं शिवाजी के बारे में, ठीक है. So towards the end of the 17th century, a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji. हमने जब औरंगजेब के बारे में भी पढ़ा था, तब भी हमने देखा था that exactly at that point of time only, Maratha as a state started developing and started emerging under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of the Maratha state. Shivaji was born to Shahaji and Jijabai at Shivneri in 1630. 1630 में ये पैदा होते हैं. इनके फादर का नाम है शाहजी और इनकी मदर का नाम है जीजाबाई. Under the guidance of his mother and his guardian Dada Konddev, Shivaji embarked on a career of conquest at a young age. तो क्योंकि उनके फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी during one of the battles,
सारे वॉर्स, जो बैटल्स मराठास के एंड पे शिवाजी ने लड़ी, वो उन्होंने अपनी मदर की गाइडेंस में लड़ी। और उनके बहुत ज्यादा क्लोज गार्जियन थे दादा कोंडादेव भी बोला जाता है उनको। दादा कोंडेव की गाइडेंस में ही शिवाजी ने अपने सारे कॉन्क्वेस्ट को लीड किया। ठीक है, वो बहुत ही यंग एज से ही ये शुरू कर दिया था उन्होंने। द ऑक्यूपेशन ऑफ जावली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मावला हाईलैंड्स व्हिच पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, जब उन्होंने जावली का ऑक्यूपेशन ले लिया ना, तब के बाद एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए वो, कि नहीं अब इनके आगे तो फिर कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई होगा ही नहीं। और तब से जो मावला हाईलैंड्स, ये एक रीजन है महाराष्ट्र में, मावला हाईलैंड्स पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया शिवाजी का। और दिस हेल्प्ड शिवाजी and his team for a further expansion, his kingdom for a further expansion. His exploits against the forces of Bijapur and the Mughals made him a legendary figure because he did not fight only against the powers residing in the Maharashtra region or very near to Karnataka region or there in the Deccan, but he also fought the forces of Mughals. उन्होंने डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट तो लड़ाई करी ही, बीजापुर के अगेंस्ट लड़ाई करी थी उन्होंने और जीते भी। लेकिन उन्होंने ना केवल डेक्कन सल्तनत के पावर्स के अगेंस्ट बल्कि मुगल्स के अगेंस्ट which were there seated in Delhi, उनके अगेंस्ट भी लड़ाई करी। एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम अ लेजेंडरी फिगर। दैट मींस while you're sitting in the Deccan, you fight the mightiest king sitting in Delhi. That obviously makes you a legendary figure. He often resorted to guerrilla warfare against his opponents. ज़्यादातर, और ये बहुत फेमस प्रैक्टिस थी शिवाजी ने जो शुरू करी, वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर करना। ऐसी जगह पर वॉर करना जहां पहली बात तो जंगल हो और गुरिल्ला की तरह मारना। गुरिल्ला कैसे मारता है? आपको मारता है, छुप जाता है, फिर मारता है, छुप जाता है, कहीं से भी आके अटैक कर देता है। एग्जैक्टली दिस प्रैक्टिस वाज टेकन अप बाय शिवाजी एंड हिज फोर्सेस, दैट ही यूज्ड टू फाइट एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू रिसोर्ट ओवर गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें कभी पता ही नहीं चल पाता था ओपोनेंट को कि इनकी फोर्सेस कहां से अटैक कर देंगी। By introducing an efficient administrative system supported by a revenue collection method based on Chauth and Sardes Mukhi, he laid the foundations of a strong Maratha state. Now understand why this administrative system, or especially the revenue system, is important in any kingdom. कोई भी administration, कोई भी kingdom majorly, strongly अपनी आर्मी से बनता है, और वो अपना टेरिटोरियल कंट्रोल केवल तब मेंटेन कर सकता है व्हेन इट हैज एनी रेवेन्यू रिसोर्स। आपके पास जब कोई रेवेन्यू रिसोर्स ही नहीं होगा, हाउ विल यू मेंटेन योर आर्मी, हाउ विल यू मेंटेन द पीपल ऑफ द स्टेट, हाउ विल यू मैनेज योर किंगडम, राइट? दैट इज व्हाई मराठास वर अ लेजेंडरी, not only a kingdom for a while but also a community as a whole to lead out a great administrative system, because दे फोकस्ड ऑन वेरी प्राइमरी थिंग्स कि हम सिर्फ आर्मी बनाकर बड़े बड़े लोगों से लड़ाई करके नहीं रह सकते। वी रियली नीड टू हैव एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सो दैट आवर स्टेट कैन रन इनटू efficient trade routes and various business holdings and various other things. Okay, इसी के लिए उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी मेंटेन करा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और उसको ऐसे ही रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नहीं रखा। दे हैड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड मेथड ऑन इट। प्रॉपर मेथड के बेसिस पे उन्होंने दो टाइप के टैक्सेस लगाए, एक था चौथ, दूसरा था सरदेश मुखी। दोनों की प्रॉपर प्लानिंग करी, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मराठा स्टेट। मराठा एक अपने आप में छोटा सा किंगडम नहीं बल्कि एक बड़ी स्टेट के फॉर्म हुई, बिकॉज ऑफ देयर वेरी इफेक्टिव, efficient and a good nurtured form of administrative system. Okay, इस वजह से मराठा as a state is very important for the political formations in the 18th century, और शायद इसीलिए हम इनको पढ़ भी रहे हैं। हम इन्हें पढ़ रहे हैं ना केवल इसलिए कि इन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया या अपनी इंडिपेंडेंस को सीज किया, बट इसलिए भी that they became the mightiest state during the 18th century because of their administrative efficiencies, बिकॉज ऑफ देयर लुक अराउंड की स्टेट बनना है अगर तो सिर्फ लड़ाई करके कुछ नहीं होगा। वी रियली नीड टू हैव अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वी हैव टू हैव अ रेवेन्यू कलेक्शन मेथड, ओनली ऑन दैट बेसिस आवर स्टेट कैन रन ऑन अ लॉन्गर पर्पस। ठीक है,
अगर हमें सच में मुगल से इंडिपेंडेंट होना है तो हमें खुद में जीना आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आज इंडिपेंडेंट हो जाए और कल हमारे पास पैसे ना हो और हम मुगल से लोन लेते रहें। ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज वाई मुगल्स प्लान्ड आउट देयर स्टेट पॉलिसीज फर्स्ट एंड देन उसके बाद उन्होंने अपने आप की इंडिपेंडेंस सीज करी। ओके, हियर इज a portrait of Shivaji. You will find various other portraits of Shivaji as well. This is one of the pictures. Okay, so this was a very small, a very separate information about Shivaji. Next in line to seize their independence from the Mughal authority were the Jats. Like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th century and 18th century. ठीक है, बाकी स्टेट्स की तरह भी, क्योंकि अभी तक तो ये लोग मुगल अथॉरिटी के अंडर में उनकी सॉवरेनिटी में काम कर रहे थे, बट like other states, the Sikh, the Marathas and various other old Mughal provinces who declared themselves independent, just like them, Jats also consolidated their power during the late 17th century and 18th centuries. Under their leader Churaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi. Churaman के leadership में दिल्ली के वेस्टर्न पोर्शन पर कंट्रोल करा जाट्स ने, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. शुरुआत करी अपने कंसोलिडेशन की from the western portion of the Delhi, but later on they captured a great dominating area between Delhi and Agra. Okay, here is a picture of 18th century palace complex at Dig, जिसे डीग पैलेस भी कहा जाता है, भरतपुर में है ये। ठीक है, ये एक रेजिडेंशियल रिसोर्ट एरिया था जाट्स का। नोट द बांग्ला डोम, द डोम, दिस इज अ बांग्ला डोम स्ट्रक्चर। ओके, द आर्किटेक्चर वाज डन इन अ जाट स्टाइल, बट द डोम बिलोंग्स टू अ बांग्ला डिजाइन। Note the Bangla dome on the assembly hall on the roof of the building. This is the most special characteristic and special feature of the architecture of this palace. Reading about Jats. So, they were consolidating their territories. For a while, they became the virtual custodians of the city of Agra as well. कुछ टाइम के लिए तो वो आगरा सिटी के कस्टोडियन बन गए थे, वर्चुअल कस्टोडियन। ठीक है, दिखने में लगता था कि इन्हीं के पास सारी पावर है, तो द लीगल पावर वाज नॉट इन देयर हैंड्स। Jats were prosperous agriculturalists, and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. वो prosperous agriculturalist थे हमेशा से। जाट्स शुरू से एग्रीकल्चरलिस्ट, पेस्टोरलिस्ट, इस टाइप की सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से करना जानते थे। एंड व्हेन दे एक्चुअली कंसोलिडेटेड देयर टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर अ प्लेस, पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए, क्योंकि आसपास के एरिया में ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं और पानीपत और बल्लभगढ़ में रोड कनेक्टिविटी अच्छी थी, इसलिए इन दो सिटीज में ट्रेड होना शुरू हो गया। ठीक, अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के अंडर में भरतपुर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बना। व्हेन नादिर शाह sacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. जब दिल्ली में 1739 में नादिर शाह ने अटैक करा, मुगल एम्परर तो नहीं बचा पाए दिल्ली को, पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नोटेबल्स ने सूरजमल के अंडर में आके रेफ्यूज लिया था। सूरजमल जाट के राजा हैं और इस टाइम पर वो दिल्ली के वेस्टर्न पोर्शन में, हरियाणा के रीजन में, राजस्थान के रीजन में कंट्रोल कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, नॉट द कंप्लीट राजस्थान, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, इस टाइप से, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न दिल्ली, इस टाइप के एरियाज पे कंट्रोल ऑलरेडी कर रहे थे सूरजमल। ठीक, हिज सन, सूरजमल के जो सन है, हिज सन जवाहिर शाह, जवाहर, जवाहिर जैसे बोलना चाहो, his son Jawahar Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Marathas and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. मुगल से लड़ने के लिए जवाहर शाह के पास अपनी तो 30,000 की सेना थी, 20,000 मराठा हायर करे, 15,000 सिख ट्रूप्स हायर करे to fight against the Mughals. While the Bharatpur fort was built in a very traditional style at Deeg, the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra. बहुत सारे इन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, बहुत सारे पैलेसेस भी बनाए थे, ना केवल फोर्ट्स बट कुछ पैलेस भी बनाए थे।
भरतपुर का फोर्ट जो बनाया इन्होंने वो बहुत ही फेरी, बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया। डीग में है वो पैलेस जो मैंने अभी आपको फोर्ट में दिखाया भी था, ये ठीक है, बहुत ही देखो फेरी लैंड की तरह। अभी इसकी अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखो तो आगे पूरा लेक है और बहुत बड़ा सा ये फोर्ट है, ठीक। बाकी जितने भी गार्डन पैलेस बनाए उसमें इन्होंने बहुत सारे स्टाइल्स को मिक्स करा। उसमें आपको अंबेर का स्टाइल, दैट मीन्स राजस्थानी स्टाइल, और आगरा का स्टाइल, दैट मीन्स अवध का स्टाइल मिक्स होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इट्स बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां। अगर आप इनकी ओवरऑल बिल्डिंग्स को चेक करोगे तो इनकी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स थोड़ी बहुत शाहजहां के स्टाइल से मिलती जुलती भी थी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बहुत सारे डिजाइन थे उसमें, जो आपको रेड फोर्ट का जो डिजाइन दिखता है उसके भी थोड़े बहुत डिजाइन मिक्स हैं इन फोर्ट में। तो आपको बहुत सारी जगह ऐसा दिखेगा कि शाहजहां का आर्किटेक्चरल फॉर्म भी इनकी फोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स में इन्वॉल्व था। Reading further about the Jats, the power of the Jats reached its zenith under सूरजमल। सूरजमल के अंडर में जाट्स की पावर एकदम अपने जेनिथ पे चली गई। एक पावर पैक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा आर्किटेक्चर, ठीक। reached its zenith under सूरजमल who consolidated the Jat state at भरतपुर। उन्होंने भरतपुर को अपना एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया और भरतपुर से ही रूल करा और अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को कैरी फॉरवर्ड किया। भरतपुर प्रेजेंट डे राजस्थान में है। उस टाइम पे 1756 से 1763 के बीच भरतपुर को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया गया था बाय सूरजमल, ओके। द एरियाज अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल broadly included parts of modern eastern Rajasthan, southern Haryana, western Uttar Pradesh and Delhi. So basically you can say that while sitting at Bharatpur, he expanded his control over various parts of eastern Rajasthan, various parts of southern Haryana, Uttar Pradesh, the western Uttar Pradesh, and the region of Delhi as well. Okay, these were the smaller areas under control of Surajmal. Surajmal built a number of forts and palaces also, and the famous Lohagarh fort in Bharatpur is regarded as one of the strongest forts built in this region. लोहागढ़ का फोर्ट बनाया उन्होंने भरतपुर में और उसका नाम लोहागढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी दीवारें इतनी स्ट्रांग थी कि लगता था कि जैसे लोहे से बनाया हुआ फोर्ट है, ठीक। लोहा मतलब आयरन, ओके, a very strong metal. So that is why this Lohagarh was famous and was regarded the strongest fort in this region of Bharatpur, okay. He built various other forts and palaces as well, but the most famous is the Lohagarh because of its strength, its spectacular walls and the fortified area of architecture. That is why it's very famous. So this was about Jats and it reached its zenith under Surajmal. Now let's come to the story of Elsewhere as we do in every chapter. And in this chapter, we will be talking about the French Revolution, which happened between the period of 1789 to 1794. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी और किसके रिगार्ड में? इंडिया के रिगार्ड में। और अब हम एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड इसी टाइम पीरियड पे, इसी 18th सेंचुरी में अराउंड द वर्ल्ड कौन से पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो रहे थे एंड अमंग दैट वी विल बी रीडिंग टुडे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग विद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द डिटेल्स अबाउट इट, फर्स्ट आई विल टेल यू कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम कहते हैं रेवोल्यूशन आया था, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, यूनाइटेड स्टेट्स में रेवोल्यूशन आया था। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सो रेवोल्यूशन का मतलब होता है कभी भी कोई भी कंट्री में अगर एक फोर्सेबल पूरे फोर्स के साथ ओवरथ्रो किया जाए ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या किसी कोई भी जो भी सोशल ऑर्डर उनकी कंट्री में चल रहा हो, अगर आप उसे फोर्सबली ओवरथ्रो करते हो और एक नए सिस्टम के फेवर में डिमांड रखते हो, तब उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। आप एक फोर्सेबल ओवरथ्रो करें अपने सोशल ऑर्डर को, अपने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और नए सिस्टम की डिमांड करें, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। सो इन वेरियस स्टेट सिस्टम्स ऑफ 18th सेंचुरी,
India, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of their government. India में 18th century के टाइम पीरियड में common people को गवर्नमेंट के अफेयर्स में डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं मिलता था. आज तो वी वोट, वी चूज आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, वी चूज आवर ओन मिनिस्टर्स, डायरेक्टली नहीं, बट वी चूज थ्रू पार्टीज, राइट. वी हैव द डिसीजन मेकिंग राइट इन अवर हैंड. 18th सेंचुरी में जो स्टेट सिस्टम्स थे उसमें कॉमन पीपल को ऐसे राइट्स नहीं मिलते थे. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी. और यही सिचुएशन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी थी. वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लेट 18th सेंचुरी तक उन्हें ऐसे राइट्स नहीं मिलते थे जहां वो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें. द अमेरिकन in 1776 to 1781 and the French revolutions challenged the social and political privileges enjoyed by the aristocrats. Aristocrats मतलब जैसे किंग के नोबल्स होते हैं, गवर्नर्स, ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग डिसीजन लेते थे. कॉमन पीपल को कोई राइट ही नहीं मिलता था. That is why in America during 1776 to 1781 and in France during 1789 to 1794 ये दो बड़े रेवोल्यूशन चले जहां कॉमन पीपल रिवोल्टेड एंड ट्राइड टू ओवरथ्रो द प्रेजेंट सोशल ऑर्डर, और उन्होंने डिमांड करी कि हमें सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना है. ये हमारी गवर्नमेंट है तो हमें भी राइट मिलना चाहिए. ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द मिडिल क्लासेस, peasants, artisans, they all fought against the special rights enjoyed by the clergy and the nobility. जो clergy, जो nobility थी, जो king के साथ मिलके काम करती थी, उनके against revolt किया गया. छोटे छोटे revolution, छोटे छोटे protest launch किए गए by the middle classes, by the peasants and by the artisans. Proper लड़ाई हुई clergy और इन peasants के बीच में. They believed that no group in society should have privileges based on birth. Rather, people's social position must depend on merit. लोगों ने ये बोला, मिडिल क्लास ने, पेजेंट्स ने, आर्टिजन्स ने, कि एक बात बताइए, आपका अगर बर्थ क्लर्जी फैमिली में हुआ है तो आप क्लर्जी बन गए, अगर आपका बर्थ नोबिलिटी फैमिली में हुआ है तो आप नोबिलिटी बन गए. ये तो कोई बात नहीं होती है. हाउ कैन यू गिव प्रिविलेज टू समवन बेस्ड ऑन बर्थ? You should give privilege based on their merit. If they have certain qualification, if they have certain skill, if they have certain capabilities, तब उन्हें वो privilege मिलनी चाहिए. Not because they are nobility or clergy, not because they are born in the family of nobility and clergy. बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे प्रिविलेज मिलना चाहिए. और इसी बात की लोगों ने लड़ाई करी. यही डिमांड थी लोगों की कि हमें सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस चाहिए. वी ऑल्सो वांट राइट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट. वी ऑल्सो वांट राइट ऑफ पार्टिसिपेशन. द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रोपोगेट करने वाले जितने भी फिलोसफर्स थे उन सब ने ये डिमांड रखी कि हमें इक्वल लॉ चाहिए सबके लिए. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रोपोगेटर्स एंड फिलोसफर्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी दैट वी वांट इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. हमें सबके लिए बराबरी का लॉ चाहिए. एवरीवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट लॉ. दे आल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट possess द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर्स. लोगों ने ये भी डिमांड रखी कि गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिलती है वो लोगों के थ्रू आनी चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम द पीपल. That is why people should have the right to participate in the affairs of the government and governance. जैसे इंडिया में आज है, we have the right to vote, choose our representatives, and then those representatives get the authority to form the government and then make laws. Similar demand was raised by the people of France in the light of French Revolution. और ये French Revolution ही है बच्चों जिसने इंडिया के लोगों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करा. इस चीज का इम्पैक्ट इंडियंस पे भी पड़ा था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में हमें भी अक्ल आई, इंडियंस को भी, कि जैसे फ्रांस में लोगों ने रिवोल्ट किया था, रेवोल्यूशन लेके आए थे वो, वैसे ही हमें भी रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश. ठीक है. सो दिस वाज एक्चुअली
an impactful journey which became very beneficial for Indians as well. Okay, so ये उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज चाहिए सबके लिए, प्रिविलेजेस बर्थ पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है इट शुड कम फ्रॉम द पीपल, दैट मीन्स पीपल शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट in the affairs of the government. Movements such as French and American revolutions gradually transformed subjects into citizens. आज तक ये बोला जाता था king and his subjects. इस लैंग्वेज को चेंज करने की बात की गई। ये सब्जेक्ट्स क्या होता है? हम आपके अंडर में आपके स्लेव्स हैं क्या? आप ये बोलिए गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। और इन रेवोल्यूशंस की वजह से ही ये सब्जेक्ट्स बदलकर सिटीजन्स बन गए। The ideas of citizenship, nation state, democratic rights took root in India from the late 19th century. और फिर यही आइडिया, ये जो सिटीजनशिप का आइडिया है, ये एक नेशन को, स्टेट को बनाने की जो एक सोच है, that we all should be a nation. ये छोटे-छोटे किंगडम नहीं बन पाएंगे हम लोग कि ये यहाँ पे ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, आपस में सब लोग लड़ते रहते हैं हर वक्त। नो, वी हैव टू मेक वन बिग नेशन। हम एक सिंगल स्टेट बनना पड़ेगा फॉर यूनिटी, फॉर स्टेबिलिटी। एक नेशन बनेगी, एक गवर्नमेंट बनेगी, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। अगर आप डायनेस्टीज बना के रखेंगे तो हमेशा लड़ाई होती रहेगी। ठीक है? So this idea of citizenship, nation state and the democratic rights, that people should have the rights, every power which the government has should come from the people. ये idea इंडिया में भी आया but late 19th century में, and we were heavily impacted and affected by the French Revolution and by the American Revolution. Okay, तो ये थे कुछ political formations around the world during the 18th century, जब हमारे यहाँ ऐसे kingdom में shift आ रहा था। लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे, बट कुछ किंग्स बहुत वीक हो चुके थे, ब्रिटिश भी आ चुके थे, और भी बहुत सारी फॉरेन कॉलोनियल पीपल इंडिया में एंटर कर चुके थे। उस टाइम पर फ्रांस और अमेरिका में रेवोल्यूशन चल रहा था, अपने आप को यूनिफाई करके एक नेशन बना के अपने आप को सिटीजनशिप का राइट देते हुए, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स का राइट देते हुए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप अरेंज करने का। ठीक है? All right, now let's read some associated keywords from the chapter. Subedari, Dal Khalsa, Misl, Faujadari, Izaradari, Chauth, and Sardeshmukhi. ये सारे words you've read in the chapter. Please correlate all the words and their meanings according to the situation of the chapter belonging to the historical period. ठीक है? अगर किसी का भी मीनिंग नहीं आता है, go back to the video, उसका कनेक्शन देखो कि किस चीज से ये लिंक्ड है, किस चीज से दल खालसा लिंक है, चौथ सरदेशमुखी क्या होता है। ठीक है? All right, now let's recall the chapter with the help of some exercises. Exercises तो करना पड़ेगा because without revision there is no point of studying. पढ़ाई सब भूल जाओगे if there is no revision. ठीक है? So पहला है match the following. Very easy, सब कुछ चैप्टर से है, don't worry about it. चैप्टर थोड़ा लेंदी रहा है दोनों पार्ट्स मिला के, but you will be able to do it. ठीक है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करना जो भी हमने चैप्टर में पढ़े थे। इफ यू गेट कंफ्यूज्ड एट एनी पॉइंट, नो प्रॉब्लम, पॉज दिस वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को रिवाइज करना और उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दो आई हैव प्रोवाइडेड आंसर्स बट आई वांट यू टू अटेम्प्ट इट ऑन फर्स्ट गो। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनके कुछ एसोसिएटेड मीनिंग दे होंगे, या तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है या तो यहाँ पे उनका कोई लिंक दिया हुआ है, कोई क्लू दिया हुआ है। ठीक है? एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट लिंक। वर्ड्स आर सूबेदार, फौजदार, इजारादार, मिस्ल, चौथ, कुनबीज, उमारा। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने चैप्टर में पढ़े हैं। नाउ लेट मी रीड द लिंक्स एंड द क्लू एंड द मीनिंग्स। A revenue farmer, कौन होता है रेवेन्यू फार्मर? A high noble, provincial governor, Maratha peasant warriors, a Mughal military commander, a band of Sikh warriors, tax levied by the Marathas. ये क्लू दिए हुए हैं। ठीक है? ध्यान से सोचो, आंसर्स आर योर। सूबेदार प्रोविंशियल गवर्नर होता था, फौजदार मिलिट्री कमांडर, फौज में लोगे तो यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा।
फौज लिखा हुआ है, आर्मी के लोगों को हम फौज के लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मिलिट्री के लोग। अब मुगल मिलिट्री कमांडर इट वाज नोन एज फौजदार। इजारादार कौन होता था? वो फार्मर जो एक रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला है, अ रेवेन्यू फार्मर। मिस्ल, मिस्ल एक बैंड बनाया था सिख वॉरियर्स का, करेक्ट। चौथ, चौथ एक टैक्स होता था जो मराठास लेवी करते थे। कुनबीज कौन थे? कुनबीज मराठा वॉरियर्स थे, पर वो पेजेंट्स थे, बाय ऑक्यूपेशन दे वर पेजेंट्स एंड दे वर मराठा वॉरियर्स। उमारा, उमारा का टाइटल किसको दिया जाता था? किसी एक हाई नोबल को। अगर किसी नोबिलिटी की स्टेटस हाई है, उनका रेवेन्यू कलेक्शन एरिया, पावर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर ये ज्यादा है, तो उन्हें उमारा का टाइटल दिया जाता था। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर। डोंट नीड टू वरी कि सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ नहीं, सब कुछ पूरी लाइन एक एक चैप्टर में से है, ठीक। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज औरंगजेब fought a protracted war in the dash। protracted मतलब prolonged, बहुत लंबे समय तक चलने वाला वॉर, ठीक है। बहुत ही लंबे समय तक औरंगजेब वॉर लड़ते रहे थे। कौन से रीजन में? नॉर्थ में तो वो खुद बैठे थे एम्परर की तरह, तो नॉर्थ में तो नहीं लड़ रहे होंगे। कौन सा ऐसा रीजन था? डेक्कन का रीजन। डेक्कन वाज द रीजन वेयर ही हैड अ प्रोट्रैक्टेड वॉर, क्योंकि मराठास का रिबेल अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर के थ्रू आया हुआ छोटा छोटा प्रोटेस्ट, ये वाले जो एक रीजन था ना वहां, और उस रिवोल्ट और उस प्रोटेस्ट की वजह से एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड स्टेटमेंट, उमरान जागीरदार्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल डैश। यहाँ पे डैश लगाना भूल गए। उमरान जागीरदार मुगल के किस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल सेक्शन थे? आंसर इज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ये पार्ट थे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, आसफ जाह फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन डैश। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आसफ जाह ने हैदराबाद को फाउंड किया था। आसफ जाह फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 1724। ओके, 1724 हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय आसफ जाह। फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज, यहाँ पे आपको नेम बताना है उस इंसान का, नेम, यहाँ पे आपको उस इंसान का नाम बताना है, वो वाज द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट। सो द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ अवध वाज बुरहान उल मुल्क सादत खान, ठीक। ये थे वो जिन्होंने अवध की स्टेट को फाउंड किया था। ऑलराइट, फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हो गए। देखा कितना आसान था। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं है, बस मेर रिवीजन के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट रीड करके यू हैव टू टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज, नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। क्या उन्होंने बंगाल को इन्वेड किया था? फॉल्स, ही इन्वेडेड द रीजन ऑफ दिल्ली। उन्हें मुगल एम्पायर के रीजन को कवर करना था, ठीक। बी स्टेटमेंट, सवाई राजा जय सिंह वाज द रूलर ऑफ इंदौर। सवाई राजा जय सिंह, इनके बारे में हमने पढ़ा था, बहुत बड़े मनसबदार, बहुत हाई रैंक पे थे। क्या ये इंदौर के रूलर थे? फॉल्स, ये जयपुर के रूलर थे, इंदौर के नहीं, ठीक है, जयपुर। थर्ड स्टेटमेंट, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिख। सिख के बहुत सारे गुरुज रहे, 10 गुरुज के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आपको बताना है कि 10th गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह थे कि कौन था? ट्रू, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु एंड ही वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख लाइन। उसके बाद फिर उन्होंने ग्रंथ, जो उनकी होली बुक थी, उसे गुरु माना, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी। भैया बता दो 18th सेंचुरी में मराठास की कैपिटल क्या थी? भाई पूना थी। सारी लड़ाइयां, छोटे छोटे फोर्ट्स के लिए लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी, तो पूना वाज देयर कैपिटल, ठीक। ट्रू फॉल्स भी खत्म हो गया। देखा, मैंने बोला है स्टेटमेंट्स आसान है, आपको बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे लिंक जिनसे उन स्टेटमेंट्स को आप समझ सकते हो, वो आपको याद करना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सब्जेक्टिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान। आपको ये बताना है कि सादत खान के पास कौन कौन से ऑफिस थे, और इन्हीं को छोड़कर उन्होंने अपना नया स्टेट बनाया था, ठीक। सो ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान वर सूबेदारी, रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी था उनके पास,
फौजदारी, मिलिट्री कमांडर का भी काम करते थे वो। दीवानी राइट्स भी थी उनके पास। He was responsible for managing the political, military as well as financial affairs. क्योंकि वो इतने ट्रस्टेड नोबल थे कि उनको सूबेदारी का काम, उनको फौजदारी का काम, उनको रेवेन्यू कलेक्शन सच एज दीवानी राइट्स का काम भी दे रखा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, why did the Nawab of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम? जागीरदारी सिस्टम सही चल रहा था, जागीर दे दो सबको, मनसब्स को उनकी रैंक के हिसाब से, और वो लोग उस जागीर में से रेवेन्यू कलेक्ट करके आर्मी भी मेंटेन कर लेंगे, रेवेन्यू भी लाके दे देंगे एम्पायर को। पर अवध और बंगाल के नवाब्स को ये सिस्टम नहीं पसंद आ रहा था। क्यों? ऐसा क्या प्रॉब्लम था? Nawabs of Awadh and Bengal tried to do away with the Jagirdari system because they were suspicious of the system that they inherited. Their methods of tax collection were different. They hired revenue farmers to collect the taxes. यहाँ पे उन्होंने किसी को मनसब नहीं दिया, किसी को जागीरदार नहीं बनाया, बल्कि फार्मर्स को ही रेवेन्यू फार्मर का टाइटल देकर उन्हीं से टैक्स कलेक्ट कराने का काम किया। They used the practice of इजारादारी rather than जागीरदारी। इजारा का सिस्टम उन्होंने अपनाया। We read it in the chapter also कि उन्होंने मिडिल मैन खत्म कर दिया था। वो जागीरदार जो बीच में एक नोबिलिटी का काम कर रहा है ना इंसान, जो किंग और फार्मर के बीच में आ रहा है जागीरदार, उन्होंने उस सिस्टम को खत्म किया ताकि और रेवेन्यू आए और करप्शन कम हो पाए। ठीक। So they practiced the system of इजारादारी where they hired farmers and they titled those farmers as revenue farmers and they asked those revenue farmers to collect the taxes. ठीक है? तो ये जागीरदारी से बदल के इजारादारी पे चले गए थे अवध और बंगाल के नवाब्स, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे रीजन में, हमारे प्रोविंस में जागीरदारी सिस्टम फेल हो रहा है, करप्शन से भरा हुआ है, कोई रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है जागीरदारी में। That is why they switched their system from जागीरदारी to इजारादारी. They wanted to expand and receive land as security against the loans. और फिर उन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए थी, क्योंकि वो फार्मर्स को लोन्स दे रहे थे ताकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहें, पर उन्हें लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी भी चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने जो फार्मर की लैंड होती थी वो सिक्योरिटी के पर्पस में ले लेते थे और फार्मर को उस लैंड के बदले में लोन देते थे। ठीक है? सो दिस वाज द सिस्टम which was practiced by Nawab of Awadh and Bengal. Next, they knew the loopholes of the system. उन्हें पता था जागीरदारी में कितने loopholes हैं and that how जागीरदार became so powerful if not checked in time. अगर जागीरदार को आप चेक ना करिए तो वो इतने करप्टिव प्रैक्टिसेस करते थे कि मैक्सिमम पैसे अपनी जेब में रख के एम्पायर को एक बहुत छोटा सा अमाउंट देते थे और कह देते थे कि कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर बेकार हो गया इस साल, झूठ बोल देते थे अगर आप उन्हें चेक ना करो तो। That is why it was very important to keep a constant check on the Jagirdar and their practices of revenue collection, and hence the Nawab of Awadh and Bengal wanted to get away from these loopholes of the system of Jagirdari, and that is why they switched their revenue collection tendency from Jagirdari to Izaradari, जहाँ पे उन्होंने फार्मर्स को लोन दिया, उन्हीं की जमीन को अपनी सिक्योरिटी बनाया कि अगर तुम लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हारी लैंड ले लेंगे। तो लैंड भी सिक्योर हो गई, फार्मर काम भी कर रहा है और फार्मर आपके लिए टैक्स भी कलेक्ट करके ला रहा है। ठीक? तो आपको फायदा भी हो गया और आपका खर्चा भी कम बचा। ठीक है? तो ये था why अवध एंड बंगाल के नवाब wanted to switch and why they wanted to do away with the system of Jagirdari. All right? Question number 6 is how were the Sikh organized in the 18th century? जब हमने seizing independence पढ़ा था तो उसमें सिख का जो कॉलम था उसमें हमने सिख और जाट और मराठास पढ़ा था हमने, और उसमें हमने देखा था कि सिख ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया था, अलग अलग लड़ाई लड़ी, देन उनके 10th गुरु पास्ड अवे एंड उनके बाद ही they organized themselves into misl, they organized themselves into jathas. So during the 17th century the Sikhs got organized into a political community. अब ये एक political community बन चुके थे. This led to the regional state building in Punjab, क्योंकि अभी तक केवल religious lines पे सिखिज्म को देखा जा रहा था, बट अब ये एक political community बन चुकी थी और इसी की वजह से it led to the regional
state building in Punjab. They started creating their own governance, their own form of state. Guru Gobind Singh fought many battles against the Rajputs as well as against the Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. अपने सिखिज्म को कोडिफाई करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया था, राइट? ही सेट अप द खालसा इंस्टीट्यूट इन 1699. इट वाज एक्चुअली नॉट एन इंस्टीट्यूट बट एक्चुअली एन एसोसिएशन जिसमें सारे सिख को कोडिफाई किया जाएगा कि दैट यू ऑल आर अंडर द रूल्स ऑफ द खालसा. ओके, सो इन 1699 खालसा वाज इंस्टीट्यूटेड एंड बिफोर दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज आफ्टर दिस इंस्टीट्यूशन, गुरु गोबिंद सिंह खालसा बनने से पहले भी राजपूत और मुगल्स से बैटल लड़ रहे थे, खालसा बनने के बाद भी. आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708, द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. अब ये खालसा अपने आप में एक पूरा यूनियन बन चुका था सिख लोगों का. एंड जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हुई, आफ्टर दैट खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी और उन्होंने बोला कि हम अब सॉवरेन हैं, हम अब सॉवरेन हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे, मुगल अथॉरिटी हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है. ठीक है. हु वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट? इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर. बंदा बहादुर, प्लीज मार्क इट, वो गुरु नहीं है. देयर वर ओनली 10 गुरुज इन सिखिज्म. 10th गुरु वाज गुरु गोबिंद सिंह. बंदा बहादुर वाज मिलिट्री कमांडर, ठीक है, who took over the revolt led by Khalsa against the Mughal authority. So under the leadership of Banda Bahadur, there was a revolt against the Mughal authority by Khalsa, declaring themselves as sovereign. Banda Bahadur was captured in 1715 and he was executed in 1716. Executed का मतलब उसे मार दिया गया. ठीक. In the 18th century, अब main question की बारी आती है. In the 18th century, Sikhs organized themselves into a number of bands, जिसे जत्था कहा गया या फिर उसे बाद में मिसल कहा गया. Their well-knit organization enabled them to put up successful resistance to the Mughal governance first and then to Ahmad Shah Abdali as well, the invader, who had seized the rich province of Punjab and Sarkar of Sarhind from the Mughals. ये मिसल बन जाने की वजह से सिख कम्युनिटी के लोग इतने ज्यादा यूनाइटेड हो चुके थे दैट दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स अगेंस्ट द मुगल गवर्नर्स एज वेल एज दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम अहमद शाह अब्दाली. ये अहमद है, AHMAD, अहमद शाह अब्दाली. ठीक है. अहमद शाह अब्दाली अफगान इन्वेडर हैं जिन्होंने पंजाब को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी. मुगल से सरहिंद की सरकार, जो प्रोविंस ऑफ सरहिंद था, वो भी ऑक्यूपाई कर लिया था, राइट? सो this is how the Sikh organized themselves into misl so that they can rule in sovereign power and they do not have to follow any rules and regulations of the Mughal authority. Okay. Question number 7. Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? वो Deccan का जो उनका region था वो उसके beyond भी क्यों जाना चाहते थे? Okay. Marathas wanted to expand beyond the Deccan because of the following reasons. पहला ये, they wanted to clip away the authority of the Mughal Empire. उन्हें मुगल्स को हराना था. ठीक है, कि अगर नॉर्थ में उनका रूल चल रहा है या अगर वेस्टर्न में, ईस्टर्न में कुछ रूल है, उनका डेक्कन सल्तनत पे उनका थोड़ा सा कंट्रोल रहता था, स्पेशली बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिरार, बिदार, ऐसे रीजन से मुगल एम्पायर को वो क्लिप अवे करना चाहते थे. Second, they wanted to be recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. उन्हें पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड बनना था. वो चाहते थे कि ये पूरा रीजन मराठास के अंडर में आए. ठीक. Third, they so that they can possess the right to collect चौथ and सरदेश मुखी in the entire region. ये जो टैक्सेशन का मामला है ना, this is very important because any government, any king, कोई भी मुनार्क हो या कोई गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके की, डेमोक्रेटिक हो चाहे जैसी भी हो, हर गवर्नमेंट को, हर रूलर को, हर सरकार को पैसे चाहिए टू एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्टर करने के लिए यू नीड मनी एंड फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी? यू विल गेट द मनी फ्रॉम द टैक्सेस. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई मराठास, फॉर अ सॉवरेन गुड गवर्नेंस, they wanted the money of taxation so that they can administer their states and their territory better. प्रॉब्लम ये थी कि चौथ और सरदेश मुखी कुछ
पार्ट को उन्हें मुगल्स को देना होता था. And that is why they wanted to clip away Mughal authority. They wanted to establish their sovereign, independent rule in the Deccan Peninsula so that they can have a greater right over the share of the taxation collected from the people. Okay? Taxation बहुत important matter है for any administrator, and that is why this was also one of the objectives of the Marathas, that why they wanted to expand beyond the Deccan. पहला तो ये कि उन्हें मुगल्स को क्लिप अवे करना था, दूसरा उन्हें डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड बनना था, तीसरा उन्हें चौथ और सरदेश मुखी पे पूरा राइट चाहिए था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसफ जा टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन. ये वही हैं निजाम उल मुल्क आसफ जा जिन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट करके अपनी स्टेट बना ली थी. ठीक है. हैदराबाद जो अपने आप में एक मुगल की प्रोविंस थी, बट आसफ जा ने उस पर इंडिपेंडेंट रूल करके अपनी ही एक छोटी सी डायनेस्टी क्रिएट कर ली थी. ठीक. आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन, क्योंकि हमेशा से आसफ जा को ही डेक्कन का चार्ज दिया हुआ था, ही वाज द इंचार्ज ऑफ द डेक्कन रीजन. आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन, आसफ जा began to adopt some policies in order to strengthen his position. क्या क्या किया उन्होंने? पहली बात तो वो सोल्जर्स लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आए. He brought skilled soldiers and administrators from northern India. ये वो सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए मान गए थे कि हाँ हम आपके साथ साउथ चलेंगे और आपके अंडर में जॉब करेंगे. ठीक है. He brought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. Second, he appointed mansabdars and jagirdars also. क्योंकि इसे भी तो टैक्सेशन चाहिए. आसफ जा चाहे जितने भी महान निजाम हो, टैक्सेशन तो हर किसी को चाहिए फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, राइट? सो ही ऑल्सो अपॉइंटेड mansabdar and gave jagirs to such mansabdars. He ruled independently without Mughal interference. उन्होंने बिना किसी मुगल इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंट रूल किया था. दैट मीन्स मुगल एम्परर merely confirmed the decision already taken by आसफ जा. मुगल एम्परर का आसफ जा के डिसीजंस पर अब कोई राइट नहीं था. आसफ जा जो डिसीजन लेता था इंडिपेंडेंटली वो फॉलो करवाया जा सकता था हैदराबाद में. मुगल एम्परर had no right over the administration of Hyderabad now. So these were the main policies adopted by आसफ जा, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गई. पहला, वो सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ले आए थे नॉर्थ इंडिया से, who were ready for the new opportunity in the down south. Second, for a better land revenue collection and administration, he appointed mansabdar and gave them jagirs for better revenue collection. And third, he ruled independently without any interference of Mughal emperor or any influence from the Mughal authority. Okay. Moving on. Question number 9. Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in the 18th century? Merchants और bankers का क्या आज वो influence है जितना 18th century में होता था? नहीं. 18th century में merchants were more influential, right? During the 18th century, merchants were more influential than bankers. क्योंकि आज तो bankers credit देते हैं. उस टाइम पर bankers का काम मेजरली पैसे को डिपॉजिट करना, छोटे छोटे लोन्स देना होता था. मर्चेंट्स होते थे ज्यादा वेल्दी. They had better control of the economic strata and administration in their hand. They used to provide more loan opportunities at higher interest rate. Merchants इतने वेल्दी होते थे बैंकर से भी ज्यादा. मतलब बैंकर पर्सनली वेल्दी नहीं होता, बट बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा वेल्दी होता है ना. बैंक सबको ज्यादा लोन दे सकता है. पर 18th सेंचुरी में बैंक से ज्यादा वेल्दी होते थे मर्चेंट्स, और वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से लोन दे पाते थे, दो थोड़े हैवी इंटरेस्ट रेट पे देते थे. इंटरेस्ट रेट उनका हाई रहता था. बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पीपल प्रेफर बैंक्स व्हिच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस एट चीपर रेट्स. Bankers also provide subsidy on the interest rate. They have different scopes of loans for different purposes. So, they are more influential today than the merchants. आज बैंकर ज़्यादा influential हैं, पर 18th century में merchants ज़्यादा influential थे. ठीक है?
So with this, we have come to the end of part 2 of chapter number 10, and chapter number 10 is over. Okay. Thank you. Revise well. Happy learning. We'll see you in the next one.